करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसत्ता और मैं हूं विजय कुमार झा। आज हमारे साथ हैं सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस संजय किशन कौल। संजय किशन कौल 65 साल में करीब 42 साल कानून और अदालतों को दे चुके हैं। इन्होंने 22 साल तक जज की भूमिका निभाई और करीब 7 साल सुप्रीम कोर्ट में रहने के बाद 25 दिसंबर 2023 को रिटायर हुए। इन्होंने काला कोट तो बेमन से पहना था क्योंकि ये आईएफएस में जाना चाहते थे, लेकिन जब इन्होंने एक बार कानून के पेशे में कदम रखा तो फिर कभी अफसोस करने की ज़रूरत नहीं हुई। इनका कनेक्शन कश्मीर से है, ये मूल रूप से कश्मीर के निवासी हैं। हालांकि ये दिल्ली में ही पले बढ़े और जन्मे, ज़्यादातर समय दिल्ली में, लेकिन आज भी इनका दिल कश्मीर में ही लगा है और रिटायरमेंट के बाद भी ये कश्मीर में अपना ज़्यादा वक्त बिताना चाहते हैं। बस तो कनेक्ट हो जाए। नमस्कार। अच्छा, स्टार्ट करना है उधर देख के, फिर जो है इधर हो जाना, यही ना। और ये ले लो तुम फोटो, ये यहाँ से कैमरा ऑन हो जाए, ठीक है। करें शुरू। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसत्ता और मैं हूं विजय कुमार झा। आज हम जिनसे बात करेंगे वो कश्मीर से उनका दिल से जुड़ाव है और उन्होंने ज़िंदगी के 65 में से करीब 40-42 साल अदालतों को दे दिए हैं। जस्टिस संजय किशन कौल की हम बात कर रहे हैं, जो 25 दिसंबर 2023 को पूर्व जज हो गए हैं और आज हम इनसे जानेंगे न्यायपालिका की तस्वीर क्या है और बहुत सारी इनकी निजी ज़िंदगी से जुड़ी बातें भी हम जानने की कोशिश करेंगे जो बतौर जज सामने नहीं आ पाती हैं। तो कौल साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले तो आप ये बताएं कि हमें पता चला कि आपके घर वाले चाहते थे कि आप वकालत या कानून के पेशे में नहीं आएँ और आप खुद जो है विदेश सर्विस में जाना चाहते थे। तो आप क्यों आईएफएस बनना चाहते थे और घर वाले क्यों चाहते थे कि वकालत में ही आए, कानून के पेशे में ही आए? तो मैं इकोनॉमिक्स ऑनर्स करा था सेंट स्टीवन से। मुझे ख्याल था अगर साथ में एमबीए करूँगा या पोस्ट ग्रेजुएशन करूँगा, मुझे फॉरेन सर्विस में आने का शौक़ था। वो एक मेरी ट्रैवल की बहुत इंटरेस्ट था, अलग अलग जगह जाना, मिलना, करना। और ये 80s की बात है जब विदेश जाना बहुत कठिनाई का काम होता था। तो मेरे कुछ दूर के रिश्तेदार थे, उनको मैंने देखा था फॉरेन सर्विस में थे, तो मुझे लगता था एक अच्छा मौका है दुनिया देखने का। और शायद लॉ में उस वक्त रुचि नहीं थी। मेरे जो कॉलेज के साथ में पढ़ने वाले हैं वो तो यही कहेंगे कि मैं हमेशा कहता था मैं वकालत नहीं करूँगा, मेरे छोटे भाई कर लेंगे। तो कहीं ना कहीं परिवार को लगा मैं बड़ा बेटा हूँ और अगर किसी नौकरी में गया तो परिवार के अलग अलग इंटरेस्ट थे, हमारे कश्मीर में भी इंटरेस्ट थे, तो उन चीज़ों पे तवज्जो कौन देगा। तो जस्टिस कृपाल मेरे फादर के बड़े अच्छे दोस्त होते थे, जस्टिस बीएन कृपाल। और वो उस वक्त वकील थे। तो उन्होंने मेरे को बुलाया, शायद ये उनके ऊपर छोड़ा गया कि हम मुझे परसुएट करें। तो उन्होंने मैं कहा कि भाई उस ज़माने में क्या तनख्वाह मिल जाएगी, अगर आप आईएफएस में जाएंगे या कॉर्पोरेट जॉब में भी जाएंगे तो क्या तनख्वाह मिलेगी, इतना तो मैं भी दे सकता हूँ। अच्छी वकालत थी उनकी। कई बार सोच आता है, पता नहीं क्यों मैं बदला सोच। उस वक़्त जब मैं एमबीए के इम्तिहान दे के एटलीस्ट 2 इंटरव्यू में जाने वाला था, मेरा सोच बदल गया और मैं गया ही नहीं और लॉ में आ गया। उसके 6 महीने बाद वो जज बन गए। मैंने कहा ये तो मेरे संग जाती है, आपने मेरे को कहा कि आ जाओ और फिर आप तो जज बन गए। बोले नहीं कोई बात नहीं, कहीं ना कहीं तो होगा। बट लॉ में आके लॉ की एजुकेशन को भी इंजॉय करा मैंने, मुझे पसंद आई और कोई रिग्रेट नहीं रहा कि वकालत करी या जजी करी, जो भी करा। 3 साल पढ़ाई करी, 19 साल वकालत करी, 22.5 साल जजी करी। मैंने अपने को पूरी तरह से उसमें एक सेटिस्फैक्शन है मुझे जो भी मैं कर पाया। जी, तो आप जैसे कश्मीर से ताल्लुक़ रखते हैं, आप मूलतः कश्मीर के हैं, लेकिन आपका जन्म वगैरह दिल्ली में हुआ? मेरा जन्म दिल्ली में हुआ था। मेरे दादा दादी जो थे वो कश्मीर में आधा टाइम रहते थे। हमारा परिवार
ओरिजिनली लाहौर और भावलपुर में बेस था और कश्मीर में बेस था। तो मेरे परदादा की ज़मीनें थी वहाँ पर, वो घर लाहौर में था, रहते थे। और कश्मीर में भी आना जाना रहता था, वहाँ भी यही कार्य था, कोई वकालत से किसी का कोई संबंध नहीं था। तो पार्टीशन के बाद लाहौर वगैरह तो वहीं रह गया, और दिल्ली में तब एक विंटर प्लेस बनाई उन्होंने। हमारी वहाँ तब उस वक्त फैक्ट्रीज वगैरह होती थी कश्मीर में, तो वो मोस्टली वहाँ रहते थे और दिल्ली में विंटर्स में दिल्ली में आते थे। उसके बाद मेरे फादर ने लॉ करी, क्योंकि उनको कहा गया था कि भाई लॉ की डिग्री होगी तो उनके बिजनेस में यूज़फुल रहेगी। बट वो इंडस्ट्री रही नहीं, वो सरकार ने ले ली थी, एक्वायर कर ली थी। तो उसके बाद से मेरे फादर प्रोफेशन में आए, एक्टिवली नहीं थे लेकिन उनके अच्छे ताल्लुकात थे, आते जाते रहते थे वो प्रोफेशन में। तो उसके बाद इस सिनेरियो में मैं आया। मैंने शुरू में अपना 1 साल खैतान कंपनी थी, लॉ फर्म है पुरानी कैलकाटा की, उसके संग कार्य करा। बट मेरी रुचि हमेशा कोर्ट लिटिगेशन में थी। तो उसके बाद मैंने जैसे अरुण कुमार का चेम्बर ज्वाइन करा, लॉयर होते थे, बाद में प्रेसिडेंट हाई कोर्ट बार के रहे, हाई कोर्ट के जज रहे, राजस्थान के चीफ जस्टिस रहे, सुप्रीम कोर्ट के जज रहे। 4 साल उनके यहाँ काम करा, जो अगेन एक बहुत लर्निंग एक्सपीरियंस था मेरे हिसाब से। कार्य उनके पास काफ़ी काम था, वो छोड़ते थे मेरे पास, तो पहले दिन से कोर्ट में जाके बहस करने का मौका मिलता रहा, वो एक बड़ी बात थी। जी, तो कश्मीर से कनेक्शन आज है या अब मेरा खत्म हो है, गया? देखिए किस तरह से है? तो इस तरह से है कि तब हमारी आस्ते आस्ते माहौल जब ख़राब हो गया तो ज़मीनें भी मेरे फादर ने बहुत कुछ बेच दी, कर दी, बट मैंने फिर भी कुछ ना कुछ रखी नहीं। और जो मेरा फैमिली हाउस है वो 120 साल पुराना है, वो रखा रहा था। बाकी कॉटेजेस जला दी गई थी 2, लेकिन ये एक बच गया। तो मैं आफ्टर 1995 में गया था, जब भयंकर प्रॉब्लम था वहाँ, अपने घर में से कुछ सामान निकालने के लिए, जो सेंटिमेंटल वैल्यू का था, पोर्ट्रेट्स हैं, बाकी चीज़ें। बाकी तो आप घर का सामान, काफ़ी बड़ा घर था, उससे लाके कहाँ रखेंगे। उसके बाद फिर मैं 2005 में गया था, उसके पहले नहीं गया। 2005 में मेरे फादर वॉज मेडिकल प्रॉब्लम्स में थे, तो वो भी जाना चाहते थे और हम लोग सब परिवार गए थे वहाँ पर। तब वो दूसरी वाली कॉटेज जला दी जब हम वहाँ पर गए। तो 2010-11 के बाद से मैं ऑलमोस्ट सेकेंड ईयर जब भी नॉर्मल रही सिचुएशन जाता रहता था, और अब तो साल में एक बार से ज़्यादा ही जाता हूँ वहाँ पर, क्योंकि मैंने अपने घर को ठीक ठाक कराया उसको। तो अब की बार मैं 1989 के बाद इस बार जाके जून में रहा वहाँ पर जाके। अच्छा। 2 हफ्ते में अपने घर में रहा जाके। 89 के बाद पहली बार गए थे? पहली बार जाके रहा वहाँ पर। जी जी। जाता रहता था, बट वो सरकारी अकोमोडेशन होती थी, उसमें ही ठहरता था, क्योंकि इसका हालात ऐसे नहीं थे कि मैं कर पाऊँ। और जो आपकी कॉटेज जला दी गई वो आप लोगों के सामने या आप लोगों के एब्सेंस में? नहीं, एब्सेंस में थी। हम 89 में आए, 90 में जला दी कॉटेज वहाँ पर। मेरे ख्याल से वहाँ पर कुछ लोग छुपे हुए थे, बहुत बड़ा ऑर्चर्ड था, उसके बीच में एक कॉटेज थी, वो लोग छुपे हुए थे वहाँ पर। तो जब सिक्योरिटी फोर्सेस गई तो उन्होंने उसको जला दिया था। उसको मैंने रिकन्स्ट्रक्ट कराया अभी, क्योंकि वहाँ उतना ही परमिटेड है जितना मेरे फुटप्रिंट्स थे कॉटेज के, तो उतनी जगह बनाई है। जो दूसरी वाली थी कॉटेज, जो 2005 में हम गए वहाँ पर देख के आए, जिस दिन मैं वापस आया उस दिन जला दिया था। ओह। बट वो मुझे नहीं लगता कि कोई टेररिस्ट एक्टिविटी थी। वो लैंड पे प्रयत्न था सरकार का एक्वायर करने का, हम रेजिस्ट कर रहे थे, कुछ लोकल पॉलिटिकल पर्सन इंटरेस्टेड थे उसमें। तो मेरे ख्याल से हमको थोड़ा बहुत डराने के लिए उन्होंने कर दिया ये। तो ये जम्मू कश्मीर में ये जो आपके साथ हुआ, ये क्या आपको लगता है कि वहाँ आम हालात हैं इस तरह से, मतलब लोगों के साथ जो ज़मीन है? हालात तो गड़बड़ हुए वहाँ। 80 से थोड़ा सा लोअर स्लाइड शुरू हो गया था, पर 89 तक मैं जाता रहा। 89 में मैं गया रहा वहाँ पर, मेरा ऑर्चर्ड था, वहाँ रहा। बिल्कुल उस वक्त कोई आसपास आबादी नहीं होती थी, और कभी ये मेरे को नहीं लगा कि मैं अपनी कज़न आई थी उनके संग घूमने करने गया, बाहर गया, जो दिल्ली में आप कभी नहीं करेंगे। वहाँ मेरे को कभी डर नहीं लगता था कि मैं बाहर जा रहा हूँ या कर रहा हूँ। 89 तक तो यही सिचुएशन थी। कहीं ना कहीं यहाँ हमने मिसरीड करी सिचुएशन, या हम थोड़े प्रोटेक्टेड थे इन दैट सेंस फ्रॉम अ मोर एफ्लुएंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी। तो 89 के बाद सडनली ऐसा लगा कि पता नहीं क्या हो गया, लोगों की सोच ऐसे कैसे बदल गई। तो वो एक
प्रॉब्लम की स्थिति तो थी। अब जो स्थिति है, संयोग से जो आपने रिटायरमेंट से पहले एक बड़ा फैसला सुनाया वो कश्मीर से ही संबंधित फैसला सुनाया, तो 370 की बात हम कर रहे हैं। तो अब जो स्थिति है कश्मीर में, उसको आप किस रूप में देखते हैं? 370 हटने के बाद की स्थिति। देखिए, मैं तो वहाँ पर कई सालों से जा रहा था, कुछ अपना एक्शन ले रहा था, ठीक कर रहा था अपने, जो मेरी भी प्रॉपर्टी बची थी उसकी, तो उससे 370 का कोई ताल्लुक नहीं आ रहा था। मैं वहाँ का स्टेट सब्जेक्ट था, क्लास 1 स्टेट सब्जेक्ट था, तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं थी। और मेरी 2 बेटियाँ हैं, वहाँ पर सक्सेशन टू डॉटर्स पे जो पहले रिस्ट्रिक्शन थी वो कोर्ट की जजमेंट से ख़त्म हो चुकी थी। 370 मेरे लिए एक तरफ तो एक लीगल पॉइंट था सिर्फ डिसाइड करने का, जो 5 जजेस ने डिसाइड करा, हमने सब ने, और हमारी व्यू एक थी कि ये कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन टेम्प्रेरी प्रोविजन था, बहुत सारा ओवर ए पीरियड टाइम जियो इशू कर करके डाइल्यूट हुआ है, वो कुछ बचा हुआ था उसमें, ये एक पॉलिटिकल डिसीजन था उसको हटाने का। लीगल व्यू ये था कि वो हटा सकते थे कि नहीं, और प्रोसेस ऑफ हटाना ठीक था कि नहीं, इसमें हमारी व्यू एक साथ में थी। मेरी जजमेंट अलग इस वजह से थी कि थोड़ी सी मैंने उसको बिगिनिंग में एक कश्मीर की हिस्ट्री जो मुझे नॉलेज थी उससे कंबाइन करके कैसे असिमिलेशन हुआ उसको डील करा, और जो एपिलॉग लिखा मैंने एंड में, क्योंकि मुझे लगता था कुछ लिखना पड़ेगा ताकि लोग आगे बढ़ सकें। देश में मैंने अपने परिवार का एक्सपीरियंस बताया, पार्टीशन देखी, बहुत लोगों ने पार्टीशन देखी और डिस्प्लेस हुए और बड़ी ख़राब हालात में आए, पर अपनी ज़िंदगी दोबारा से शुरू करके बनाई है उन्होंने हिंदुस्तान में। मेरे परिवार ने भी, बट बहुत सारे और थे, और भी ज़्यादा इफेक्टेड थे। तो कश्मीर में भी बहुत सारे लोग, 4.5 लाख आदमी वहाँ से निकल गया और कुछ हुआ नहीं उनके लिए। ये मेरी बड़ी क्लियर बिलीफ है कि कोई रियल सपोर्ट उनके लिए नहीं आया। तो आपके देश में से भाग से एक लोग निकल गए और अलग अलग जगह जाके उन्होंने अपनी ज़िंदगी दोबारा से शुरू करी। सडनली वो वापस तो आने वाले नहीं है, बट जैसे गांव से आदमी जाता है और शहर में जाता है तो अपना कुछ रखता है, रूट्स रखता है। अगर हालात ऐसे हुए कि वो अपनी जगह पे जाके कुछ समय बिता पाए तो उतना रिहेबिलिटेशन हो सकता है। फिर इतनी हालात ख़राब हो गई कि आर्मी कॉल करनी पड़ी। जब आर्मी आती है तो वो युद्ध करती है, उसका काम लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करना नहीं है, बट हालात ऐसे थे कि युद्ध ही हो रहा था। तो आर्मी आई, युद्ध हुआ, उसमें जो लोकल वहाँ बाकी लोग रहने वाले थे उनके संग बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जिन पे उनको रंजिश रहेगी। आर्मी का व्यू ये होगा कि हम एक वॉर लड़ रहे हैं इसलिए हम हाथ पीछे बांध के नहीं लड़ सकते। उनका व्यू था कि हम कॉमन मैन क्यों अफेक्ट हुए। तो इस पीरियड में 35 साल में एक पूरी नई नस्ल खड़ी हो गई जिन्होंने अच्छे दिन देखे नहीं थे। आज के दिन अगर आप देखिए तो जो आदमी 40 साल का भी है उसने भी कोई बेटर टाइम्स तो नहीं देखा, 4-5 साल का होगा। तो एक हिस्टोरिकली मूव करने की आवश्यकता है, सेक्शन ऑफ सोसाइटी को आगे बढ़ने की ज़रूरत है। और जो मेरी विजिट्स रही उसमें मुझे लगा कि आबादी इस बात में तैयार है, रियलाइजेशन है कि इतने साल गए, नुकसान हुआ, जान माल का नुकसान हुआ। एक सेक्शन को छोड़ दीजिए, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स तो रहती हैं, एजिटेशन भी रहती है। हिंदुस्तान का पूरा भाग देखिए तो कुछ ना कुछ होता रहता है, आप दुनिया का कोई भाग देखिए तो होता रहता है, स्टेबलाइज देशों में होता रहता है। पर वो कश्मीर में कोई एक एपिसोड होता है तो कहते हैं कि ये प्रॉब्लम उठी है। मुझसे कई मेरे दोस्त कई बार पूछते थे कि हालात कैसी हैं वहाँ पर। मैंने कहा वैसी हालात हैं जैसे कि देश बाकी विदेश देश में है, कहीं पर भी कुछ हो सकता है कभी, अगर आप गलत जगह पे गलत टाइम पे हैं। बाकी ठीक है, लोगों में सिर्फ एक एजिटेशन करने का व्यू नहीं है, बट हर जने को नौकरी चाहिए, हर जने को जान माल की हिफाजत चाहिए। तो मेरे हिसाब से एक आध साल में इस टूरिज़्म के आने की वजह से पूरी स्टेट टूरिज़्म पे डिपेंडेंट है। तो अगर टूरिज़्म नहीं आएगा तो नुकसान होगा। पिछले 2-3 साल से तो बहुत अच्छा टूरिस्ट आया है, बल्कि वहाँ टूरिस्ट प्लेसेस की कमी है मेरे हिसाब से। सो सिचुएशन इम्प्रूव हुई है, लेकिन कोई एक वॉन्ड नहीं है जिसको आप वेव करके कर सकते हैं। आस्ते आस्ते कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स होने पड़ेंगे। मेरा उस एपिलॉग लिखने का वजह ये थी कि एक एक्नॉलेजमेंट होना चाहिए कि कुछ गलत हुआ है। अगर हम डिनाइल मोड में हो जाएंगे तो वो नहीं होगा। तो कई बार कोई फिल्म निकलती, कोई और बात निकलती कि ऐसा कैसे हो सकता था, पर हुआ है ना, तो आप रिकॉर्ड करिए क्या हुआ था, चाहे इस साइड से हुआ चाहे उस साइड से हुआ, और फिर आगे बढ़िए।
क्योंकि अगर हम हिस्ट्री से लिंक होकर पीछे ही देखते रहेंगे तो कोई आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हिस्ट्री यही सिखाती है हमें कि गलतियों से सीख के आगे बढ़ा जाए। तो मेरा विचार था कि कहीं इसको टैग करने की ज़रूरत है इस चीज़ को, और एक आशा थी कि सरकार इस चीज़ को देख के कोई ऐसा सेटअप करेगी जिसमें लोगों को लगेगा कि किसी ने ये तो माना कि हमारे संग कुछ गलत हुआ था, चाहे वो कश्मीरी पंडित पॉपुलेशन हो या मुस्लिम पॉपुलेशन हो, वो रेलेवेंट नहीं, सबके संग ही कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जो वो चाहेंगे कि उसकी एक्नॉलेजमेंट की जाए। तो क्या ये माना, जैसे आपने उसमें दो बात जो महत्वपूर्ण लिखी, एक तो ये कि लोगों को मजबूरी में कश्मीर से पलायन करना पड़ा, और दूसरी बात आपने लिखी कि स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर्स के द्वारा जो है ह्यूमन राइट्स वायलेशन जो हुआ है उसकी एक इंक्वायरी हो। तो आपने इसको, हम ये मान सकते हैं कि एक निजी अनुभव के तौर पर भी इस बात को लिखा? देखिए, हर जना अपना निजी अनुभव तो रखता ही है, और मेरा भी निजी अनुभव होगा, पर उसको एक लीगल प्लेन में हम अपने एजुकेटरी प्रोसेस में नहीं आने देते। यही एक जज की ट्रेनिंग होती है। बट जो हुआ है, और इसीलिए मैंने उसको एक एपिलोग कह के लिखा है कि भाई ये एक लीगल प्ली नहीं है, एक तरह से ये एक सरकार को सुझाव है कि आप ये करेंगे तो मरहम रहेगा, आगे लोग बढ़ेंगे, इस चिक चिक से एक दूसरे को ब्लेम करने से आगे बढ़ा जाएगा, और उसमें वहाँ पर शांति बनाने में, सुरक्षा व्यवस्था रखने में, दोनों में इस काम में बेहतर रहेगा। जी। लीगल फ्रंट पे तो मतलब आप सब जज जो 5 लोग थे उसमें सब एक राय के थे, लेकिन क्या निजी तौर पर जो सेंटिमेंट था उसमें किस तरह की इक्वलिटी थी, या उसमें कुछ डिफरेंस आपको लग रहा था जजों के? देखिए, नहीं, लीगल प्ली सबने एक तरह की ली है, सिर्फ बल्कि मेरी रीजनिंग एक पॉइंट पे थोड़ी सी फ़र्क है, विच वॉज कि मैंने कहा था कि नहीं, उसके कंट्री के इंडिपेंडेंस के बाद भी एक सम एस्पेक्ट ऑफ सॉवरेनिटी रह गया था, बाकियों ने कहा कि नहीं रहता था, और मैंने कहा नहीं, ये जो सॉवरेनिटी रह के ये ख़त्म हुआ है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि जब वहाँ का लोकल कॉन्स्टिट्यूशन बना करा, तो उसके बाद से ये सॉवरेनिटी वगैरह ख़त्म हुई, तब जाके, नॉट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, वो पॉइंट ऑफ टाइम का इशू था सिर्फ। तो सब लोग एक राय पे थे लीगली, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। और कई बार लोग कहें कि भाई आप कश्मीरी थे, आपका एक्सपीरियंस का आपके कार्य पे कोई असर पड़ेगा, तो 5 जनों ने साथ करा तो मेरे पर कोई असर नहीं पड़ा, और हम लोगों को ट्रेनिंग यही दी जाती है। हर जना लैंडलॉर्ड टेनेंट भी होता है, कोई जना किसी और माहौल से आता है। जब जज की कुर्सी पर बैठते हैं तो आपके पास एक कानूनी मुद्दा उठता है, उस पर आपको एक अपना नतीजा सुनाना पड़ता है। तो एक उसमें एक डिस्पैशनेट सेग्रीगेशन होना एक हमारी पार्ट ऑफ ट्रेनिंग है, और वो 22 साल रही है ट्रेनिंग की। जी। अब जब आप रिटायर हो गए हैं और तकरीबन 40-42 साल आपने काम किया, अब क्या प्लान है आपका? रिटायरमेंट प्लान क्या है? रिटायरमेंट प्लान ये है कि जो चीज़ नहीं कर पाया वो करूँ, पहला तो ये प्लान है। तो अपने ग्रैंड चिल्ड्रन छोटे हैं, उनके संग समय और बिता पाऊँ। आपसे इंटरव्यू से पहले ही मैं थोड़ी देर चला गया, क्योंकि मेरी पोती वहाँ पर थी, थोड़ी देर बिताना चाह रहा था, नहीं तो सोने चले जाती। तो ये समय जो मिस करता हूँ मैं, उस चीज़ पे समय और बिताना चाहता हूँ, ट्रैवल और करना चाहता हूँ। कराए पर वाली की दुआ थी, इवन इन ऑफिस में करता रहा ट्रैवल। जो जगह एक बकेट लिस्ट बनाऊँगा, जहाँ नहीं गया हूँ, जहाँ जाना चाहता हूँ दुनिया या अपने देश के भाग में, वहाँ जाऊँ। जो चीज़ों में इतना समय मेरा रुचि रहती थी, मैं एक फिल्म बफ था, एंजॉय करता था फिल्म में जाना, थिएटर खुद करता था, थिएटर देखना पसंद करता था। ये चीज़ें काम में सेक्रीफाइस हो जाती हैं। गोल्फ खेलता था, जब तक दिल्ली रहा तो हेडक्वार्टर में गोल्फ खेलता रहा, वो छूट गया। सो कई चीज़ों को दोबारा से स्टार्ट करने का मतलब है कि जो चीज़ें काम के ज़रिए की वजह से छूट गई, उनको दोबारा से आदमी करे, और उसमें अपने को मेंटली ऑक्यूपाई करने के लिए किताब पढ़ने का शौक़ था, वो पढूँ, एक्स्ट्रा लीगल बुक्स, कुछ काम लीगल भी करता रहूँ, बट उसका एक डिल्यूज नहीं होना चाहिए, वो मैं तैयार नहीं उस डिल्यूज। जी। तो थिएटर से कैसे जुड़ा हुआ आपका? थिएटर से ऐसा था कि मैं स्कूल में करता था थिएटर। मैं बल्कि एक कंपैरेटिवली आई थिंक शाई चाइल्ड था।
बट मुझे स्टेज पे रखा गया और स्टेज पे शायद मेरी परफॉर्मेंस अच्छी रही थी। मैंने जब काम करना शुरू करा तो ओम शिवपुरी जी जो थिएटर आर्टिस्ट थे और फिल्म एक्टर भी थे, वो हमारे स्कूल में थिएटर पढ़ाते थे। हर साल मैंने प्ले करा, मेन रोल्स प्ले करे। स्कूल से निकलते वक्त कंट्रीब्यूशन के लिए प्राइज़ मिलता है फॉर कंट्रीब्यूशन ओवर द ईयर्स, थिएटर का प्राइज़ मुझे मिला। कॉलेज में आया तो थोड़ा फ़र्क था क्योंकि हमारे स्कूल में हिंदी और उर्दू के प्लेस पे महत्व था, तो हमारा हाउस खासतौर से मैंने जो प्लेस करे हिंदी और उर्दू के ही करे। वहाँ पर सेंट स्टीफेंस कॉलेज में शेक्सपियर सोसाइटी थी, उसमें इंग्लिश प्लेस थे और शेक्सपियर के प्लेस होते थे। हम लोगों ने कुछ मिलके कुछ प्रयत्न करा कि हिंदी की प्लेस को करें हम। तो वन एक्ट प्लेस करें। कुछ लोगों ने कहा कि भाई पहले जब हिंदी प्ले होता था कोई आता नहीं था, हमें लगा कि माहौल बदल गया है। मुझे याद है हमने बल्लभपुर की रूपकथा प्रोग्राम, बादल सरकार का प्ले है, वो करा था। और हमारे मैथ्स टॉपर जो थे सिद्धार्थ शाही, राजू शर्मा फिजिक्स टॉपर थे, दोनों ने मेन चीज़ थे और मैं था विदाउट टॉपर उसमें काम करा उसमें। तो हम लोगों ने पूरा प्ले करा, उसको ले गए, उसको हम आगरा तक लायनस क्लब में ले गए। हमने सोशल उसमें उसको मॉडिफाई करके कॉन्टेक्स्ट में बस्ती में भी करा उसको ले जाके प्ले। तो वो एक मेरी प्रोफेशनल प्ले भी अलग से उसके अलावा मैंने करा बाहर से जाके, वो एक रुचि रही। लॉ में आया तो लॉ फैकल्टी में कुछ था नहीं, तो वहाँ भी हम कुछ लोगों ने मिलकर शुरुआत करी। तो मैंने पहले इंटरव्यू में कहा मैंने प्ले चूज़ करा, मैंने स्टेज सेट करा, मैंने डायरेक्ट करा, मैंने एक्ट करा, मैंने मेकअप करा, लोगों का सब चीज़ खुद करी क्योंकि फंड्स नहीं होते थे उस वक्त। और बट लॉ में आके छूट गया सब उसमें। और उसके बाद जज बनने के बाद हमारा स्कूल जो है एक हर साल एक प्ले वॉलंटरी करता था 30-40 साल से, जिसमें सारे लोग जो अलग अलग फील्ड के हों, सो कोई वकील है, कोई आर्किटेक्ट है, कोई डॉक्टर है, वो आके करते थे। मुझे कहा गया कि भाई आप कर लो। मैंने अपने चीफ जस्टिस से बात करी कि भाई वॉलंटरी प्ले है, 2 बार वो भी करा, जज बनने के बाद करा। अच्छा। उसके बाद समय ही नहीं मिला, तो एक थिएटर में रुचि रही। तो प्ले मौका मिले प्ले जाके देख सकूं, फिल्म जाके सुन सकूं, म्यूज़िक अपना सुन सकूं, किताबें पढ़ सकूं। उसके अलावा प्राइवेट लीगल वर्क थोड़ा करूंगा, एडवाइजरी वर्क हो सकता है। आर्बिट्रेशन में ड्राउन नहीं होना चाहता, लिमिटेडली करना चाहता हूँ जिससे मेरे को कुछ ऑक्यूपाइड रहे दिन में। नहीं तो मेरी वाइफ कहेंगी कि सारे दिन घर में बैठ गया तो उनको परेशानी हो जाएगी उनके काम में दखलंदाजी हो जाएगी। तो उतना काम करना चाहता हूँ उसमें। प्लस कश्मीर में जो मेरा इंटरेस्ट है उसको मैं हॉस्पिटैलिटी में कन्वर्ट करा है। तो वो लोग जो कर रहे हैं वो भी चाहते हैं कि मैं क्योंकि एक रोल प्ले करूं उसमें, जो मेरे पास चीज़ें हैं उसको अरेंज करने के लिए वहाँ पर, क्योंकि हेरिटेज कॉन्सेप्ट है। तो मेरे पास जो सामान मैं बचा पाया हूँ जो है मेरे को, मुझे लगता है कि उसमें मैं अगर अरेंज करता हूँ तो उसका एक हेरिटेज कैरेक्टर बना रहता है और उन चीज़ों को प्रिजर्व हो जाता है। तो अभी तो 6 महीने से साल भर तक बहुत कुछ और करने को, लॉ नहीं भी करूँ तो काफ़ी काम है, बट थोड़ा बहुत करता रहूँगा ताकि जो 40 साल का अनुभव है उसका कोई यूटिलिटी होनी चाहिए। और थिएटर ही एक वो चीज़ भी है जिसके बारे में कहा जाता है कि जो मौजूदा सीजे आई हैं DY चंद्रचूड़, उनसे भी आपका कनेक्शन बनने में थिएटर भी एक कड़ी है। आप दोनों क्लासमेट भी थे? क्लासमेट थे। थिएटर में तो इतना नहीं मैं कहूँगा, अच्छा, बट क्लासमेट थे। एक बैच के थे, लॉ में एक बैच में रहे, तो 6 साल रहे एक साथ, एक सेक्शन में होते थे। तो अच्छा। लॉ हम लोगों ने साथ ही करा और बड़ा अनयूजुअल था क्योंकि हम इकोनॉमिक्स से आए थे। सेंट स्टीफेंस इकोनॉमिक्स से लोग MBA करने जाते थे या दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में जाते थे। हम 10 ऐसे जने थे जो लॉ करने आए। बहुत अनयूजुअल नंबर था उसमें। धन था, माई वॉज देयर, अभिषेक सिंह भी साथ थे, पराग त्रिपाठी थे, यहाँ रमन कपूर सीनियर एडवोकेट थे, वो थे सिविल सर्विस में चले गए। और मेरे हिसाब से प्रोफेशन का लॉस हुआ, सिविल सर्विस का गेन हुआ था। वन ऑफ आवर ब्राइट पर्सन्स। कुछ लोग US गए फर्दर लॉ में करने में। तो बहुत अनयूजुअल कैरेक्टर था जहाँ 10 जने, एक सेंट स्टीफेंस इकोनॉमिक्स से कभी नहीं हुआ और वो लॉ में आए हैं। तो ये कनेक्शन रहा उनसे। और जस्टिस चंद्रचूड़ के बारे में मतलब आप कुछ यादें अगर शेयर करना चाहें? देखिए बहुत पढ़ाकू शख्स थे
तो हम हंसते थे कि उनके नोट्स एक बार से उठा के नहीं जा सकते थे, उस वक्त नोट्स बनते थे। ये वॉज अ वेरी डेडिकेटेड स्टूडेंट थे। तो लॉ में भी जब आए यही रहा। तो मेरे इंटरेस्ट वेरीड रहते हमेशा। मैं एक डिफरेंट तरह की पर्सनैलिटी था, तो कुछ वहाँ की राजनीति में भी घुस जाता था, थिएटर भी कर लूँगा, बाकी काम भी कर लूँगा। तो जब राजनीति में जाता कि पीरियड होता था महीने एक बार, तो मैं क्लासेस बहुत रेगुलरली अटेंड करता था। तो वो एक पीरियड होता था जब क्लास में नहीं जाता था। तो धनंजय साहब को ये जॉब दिया गया था कि अच्छा बाकी हम जो कर रहे हैं आप नोट्स ठीक तरह से लीजिए, ताकि जब हमारा पीरियड ख़त्म होगा तो आपसे नोट्स आके ले सकते हैं। बहुत डिटेल नोट्स लेते थे। ही वाज ऑलवेज अ वेरी डेडिकेटेड स्टूडेंट। तो राजनीति में भी आपकी रुचि उस समय थी और आपने चुनाव भी लड़ा था। चुनाव लड़ा, नॉट सक्सेसफुली नहीं लड़ा। मुझे लगता था कि पढ़े लिखे चुनाव लड़ेंगे तो कुछ अच्छा निकलेगा, बट मुझे आई थिंक मैं उसके लिए ट्रेंड नहीं था। जिस तरह का राजनीति जो होती है उसके लिए ट्रेंड नहीं था। और कुछ मेरी बैकग्राउंड एफ्लुएंट थी, वो भी कॉलेज लेवल पे अच्छी तरीके से नहीं देखी जाएगी। तो जो एक डिफरेंट स्थिति, गांव की स्थिति से आए थे, उनके संग इस्टेब्लिश करना, ये बिलीफ होना कि नहीं काम रुकना नहीं चाहिए, स्ट्राइक नहीं होनी चाहिए, क्लासेस होनी चाहिए, एक थॉट प्रोसेस फ़र्क था कुछ लोगों का, वो कैरी नहीं कर पाया। एंड आई रियलाइज़ कि एक मेरे लिए फ्यूटाइल एक्सरसाइज है। हालांकि बार में आके मैंने फिर 2 बार मैं ट्रेजरर रहा। इन द फर्स्ट 3-4 ईयर्स में मैं ट्रेजरर बना। अच्छा। हाई कोर्ट बार का 2 बार रहा। उसके बाद कई मेरे सीनियर्स ने परसुएट करने की कोशिश करी सेक्रेटरी के लिए इसकी। मुझे लगा कि ये मेरे जो प्रोफेशनल वर्क है उसमें इंटरफेयर करके मैं कभी फिर उसको बिल्कुल उस तरफ देखा नहीं कभी। तो पहली बार जो आपने राजनीति का अनुभव लिया उसमें आपको ये लगा कि पढ़े लिखे लोगों के लिए राजनीति नहीं है? एक सोच की बात है। मुझे लगा कि मे बी मेरी सोच सिंपलिस्टिक थी बहुत, कि और उसके कई रेमिफिकेशन होते हैं, कास्ट रेमिफिकेशन, बहुत सारे रेमिफिकेशन होते हैं। वो मुझे लगा कि मेरी शायद मैं इसके लिए सूटेड नहीं था और उस माहौल में। और लॉ में शुरू में करा तो वो एक एंथुजियाज्म था, थोड़ा सा यंगस्टर थे, टाइम भी थोड़ा और होता था, जूनियर काम कर रहे थे किसी के साथ। बट उसके बाद लगा कि इस प्रोफेशन पे बड़ी जेरस मिस्ट्रेस है, इस पर काम करना पड़ेगा। अगर कुछ करना है तो फुल थ्रॉटेड उसी पे एफर्ट होगा। तो सारा कंसंट्रेशन वर्क पे चला गया और किसी और तरफ उस वक्त देखने को कोई भी और चीज़ नहीं मिली। और मैं एक अच्छी एज पे सीनियर डेजिग्नेट हो गया था। आई वाज 41 से नीचे ही था जब मैं डेजिग्नेट हुआ। उसके बाद सीनियर का काम इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहा था, तो नतीजा उस तरफ था। 1 साल में मुझे जजशिप ऑफर हुई, अच्छे एज पे थी। मैं बिलीव करता हूँ बड़ी अच्छी तरह ऑफर हो गई। मैं बिलीव करता था एक ऑनर है, इट मस्ट बी ऑफर्ड। उसी तरह ऑफर हुई। कुछ समय सोचने के लिया एक आध, पर कुछ मेरे कंसर्न्स थे। वो चीफ जस्टिस आनंद होते थे, चीफ जस्टिस, उन्होंने 2 दिन बाद कहीं मिल गए तो मुझसे कहा कि भाई आपने अभी तक कंसेंट नहीं दिया है, क्या कंसर्न्स हैं। मैंने अपने कंसर्न्स बताए, उन्होंने उसका सोल्यूशन बताया। मैंने जस्टिस कृपाल से फिर गाइडेंस ली कि मैं जो काम कर रहा हूँ उसको एंजॉय करता हूँ आज के दिन सीनियर वर्क। तो ये तो नहीं होगा कि लैक ऑफ वर्क सेटिस्फैक्शन हो जाएगा। तो मैंने कहा देखो जजिंग में पैसा नहीं है, लेकिन लैक ऑफ वर्क सेटिस्फैक्शन तुम्हें कभी नहीं होगा। एंड मैं जब लोगों को, औरों को परसुएट करने का प्रयत्न करता हूँ तो यही कहता हूँ कि मैं ये नहीं कह सकता था कि मैंने बार में अपने टाइम को ज़्यादा बेटर इन्जॉय करा या जजशिप में बेटर करा। दोनों अलग वक्त थे, दोनों को फुल्ली इन्जॉय करा है और मैंने अपनी जजशिप को इन्जॉय करा है। और जब तक आप इन्जॉय नहीं करेंगे इस काम को नहीं कर सकते। जी। और आज की राजनीति को अगर आप देखते हैं तो आज की राजनीति को किस रूप में देखते हैं, क्या कहेंगे? राजनीति को ही नहीं, मैं सोचता हूँ सोसाइटी बहुत डिवाइसिव हो गई है। ये एक मेरा कंसर्न है कि हम कई चीज़ों पे आप बिलीव करते हैं कि सरकार हो या अपोजिशन सही है, कहीं पे नहीं है। माई वे और हाईवे का बड़ा प्रॉब्लम सब तरफ से है, हमारी सोसाइटी का है। लोग बात सुनने को नहीं तैयार होते। मुझे लगता है आज के दिन हर जना बोलना चाहता है, माहौल ऐसा है और मीडिया और बाकी चीज़ें ऐसी हैं, अपॉर्चुनिटीज़ इतनी हैं, वर्चुअल सिस्टम्स हैं, हर जना अपना 2 बिट कहना चाहता है पर दूसरे की बात नहीं सुनना चाहता। और वो एक इंटरनेशनली अगर आप देखेंगे ये प्रॉब्लम, मेरी अपनी सोच ये थी कि कोविड के बाद शायद लोगों को एक झटका लगा है दुनिया को कि फ्यूटिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट में
लोग सोचेंगे और प्रयत्न करेंगे कि एक सोसाइटी को मिलजुल के रह सके। बट रिवर्स हुआ बिल्कुल, अगर आप देखेंगे दुनिया में रिवर्स हुआ चीज़। आप छोटी छोटी बात हमारे अगर देश का देखें, रोड रेज से लेके छोटी बात पे देख लें, लोग जैसे एज पे बैठे हुए पता नहीं क्यों। दूसरे की बात सुनने का है एक प्रॉब्लम, सोचते नहीं है। मैं अपने बच्चों को यही सुझाव देता रहता हूँ, कभी कभी अगर नाराज़ होते हैं तो मैं कहता हूँ 10 गिना करो नाराज़ 10 होंगे, तो अपने आप गुस्सा ठंडा हो जाएगा। क्योंकि आपने कभी किसी से हाथ तो लगा, शब्द बाण छोड़ दिया तो वो वापस नहीं आता। तो किसी को गलत मत कहो, सोचोगे तो उसका कोई और कहने का तरीका भी शायद बन सकता है, अगर आपकी कोई रंजिश में। जी, तो ये तो पूरी सोसाइटी की बात होगी। अगर लेकिन हम अगर राजनीति की बात करें तो आज की राजनीति एक तरह से समाज का जो स्ट्रक्चर है वो तय राजनीति करती है। तो वो राजनीति आज किस लेवल पर है? जैसे आपने कहा कि उस समय जो आपका शुरुआती अनुभव था, उस समय आपने कहा कि पढ़े लिखे लोगों के लिए राजनीति नहीं है, ये अनुभव आपको हुआ। मुझे लगा कि पढ़े लिखे या जो लोग एक, जो मैं समझता हूँ एक कार्य करने का तरीका था, उस करीब करने से सहमत नहीं थे उस वक्त शायद। या मेरा कहना कि कॉलेज पढ़ने की जगह है और क्लास अटेंड करना ज़रूरी है, उसमें सिर्फ स्ट्राइक करना ज़रूरी नहीं है। तो वो एक अलग सोच थी थोड़ी। आज के दिन डिवाइसिवनेस इस सोसाइटी में है, ये तो बात नहीं है, वो रिफ्लेक्शन है पॉलिटिकल इसकी, कि आप ये मानने को तैयार नहीं कि एक जना जो राजनीति में है उसकी कुछ अच्छाइयाँ भी होंगी, कुछ बात से आप सहमत नहीं होंगे। मैं खराबियाँ नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा आप सहमत नहीं होंगे, तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। आप किसी से किसी बात पे सहमत है, डिबेट करा जाता था पार्लियामेंट में। डिबेट्स की क्वालिटी आप देखिए, पहले मैं देखता हूँ, मैं एक वाजपेयी जी का काफ़ी एडमायरर होता था। मुझे लगता था वो जिस तरह से बात को कहते थे, वो एक कहने का तरीका था। ज़रूरी नहीं है कि लठमार के बात कही जाए। तो पार्लियामेंट डिबेट्स आप देख ही रहे हैं जो हो जाता है। सो कहीं ना कहीं सोसाइटी में इंटॉलरेंस जो है ही है, डेवलप हुआ है। मैं इसको सिर्फ राजनीति का ही मुद्दा नहीं समझता। जी, वाजपेयी एरा से पहले, मतलब वाजपेयी एरा करने का मतलब कि जब वो प्राइम मिनिस्टरशिप का उनका एरा था और जब उनके नेतृत्व में बीजेपी का उभार था, तो उसके पहले के सबसे पसंदीदा नेता कौन थे आपके? देखिए, हमने जब कॉलेज एजुकेशन करी, इमरजेंसी के टाइम था, तो युवा तो सब इमरजेंसी के खिलाफ थे। तो उससे उभर के आए। हालांकि मेरा परिवार का कनेक्शन कांग्रेस से भी रहा है, बट हम लोग यूथ हमेशा रिबेल करता है। तो मुझे लगता था राजनीति की तरफ के जुडिशियल इंडिपेंडेंस और एक, क्योंकि लॉ में आया था, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और जुडिशियल इंडिपेंडेंस के लिए इंडिविजुअल इंडिपेंडेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो वो एक सोच अलग होती थी। तो वाजपेयी जी को एज अपोजिशन लीडर दिखा था जब बोलते थे। रूलिंग पार्टी तो बहुत बाद में आया। राजीव जी आए थे शुरू में, उन्होंने प्रयत्न करा, एक न्यू लीडरशिप थी, समय उनको भी प्रॉब्लम उठा। तो हमारी राजनीति में बड़े सारे मोड़ आए हैं। और 90s के बाद कोलिजन गवर्नमेंट आ गई सारी, तो एक बैलेंसिंग हो गया। नरसिम्हा राव जी ने भी आई थिंक एक बहुत मुश्किल समय में, जब कंट्री वॉज बहुत दिक्कत में था फाइनेंशियली, एक नई सोच थी। हम डॉक्टर मनमोहन सिंह को क्रेडिट देते हैं, पर नरसिम्हा राव जी को भी क्रेडिट देना चाहिए कि उन्होंने उनको मौका दिया एक कंट्री की इकोनॉमी को रिवाइव करने का। ये डिफ़िकल्ट टाइम्स थे देश के लिए। ऐसा मैं कई बार कहता हूँ कि हम बचपन उस वक्त गया है जहाँ आप खाना वेस्ट नहीं कर सकते थे, ये पाप समझा जाता था। क्योंकि PL 480 का राइस आता था, चीनी राशन पे होती थी, दूध राशन पे होता था। तो हमारी जनरेशन जब ग्रो अप करी है, तो अगर आप एफ्लुएंट भी है तो आपको पता है चीज़ की कीमत क्या होती थी, क्योंकि मिलती नहीं थी चीज़ें। तो मुझे हमेशा सिखाया जाता, मतलब खाना आप, मैं अपने बच्चों को कहता था, उतना ही खाना जाएगा तो थाली में जितना आप ख़त्म करेंगे। खाना वेस्ट करना एक्सेप्टेबल नहीं है। तो बचपन से हमें भी वही सिखाती थी। हमारी दादी कहती थी, अगर खाना आप टेबल पे आ रहा है तो पहले आके बैठिए उसके लिए, खाने को इंतज़ार नहीं कराना चाहिए। छोटी छोटी बातें होती हैं। एक उस पीरियड की जनरेशन है हमारी, एंड वी हैव सीन आई थिंक वन ऑफ द मैक्सिमम चेंजेस व्हिच इज अफेक्ट। आज के दिन तो लोग कहते हैं हर 5 साल में जनरेशन शिफ्ट हो जाता है।
तो एक उस पीरियड में था, राजनीति पे पढ़ने का इंटरेस्ट था, राजनीति में डायरेक्ट इंटरेस्ट कोई रहा नहीं था। तो पढ़ता ज़रूर था, पॉलिटिकल इश्यूज़ को पढ़ता था, अखबार कुछ सालों से रेगुलरली हमेशा पढ़ता था, अभी भी पढ़ता हूँ। न्यूज़ चैनल देखना बाय एंड लार्ज कम कर दिया, बंद कर दिया, क्योंकि न्यूज़पेपर में भी कुछ को पढ़ता हूँ इसलिए कि एब्रेस्ट रहने के लिए कि क्या लिखा जा रहा है। तो ये एक पर्सनल रुचि की बात है। जी जी। और अब के दौर में अगर पिछले 10-15 सालों की बात करें तो आपकी राजनीति को लेकर क्या सोच है? किन नेताओं से आपको लगता है कि उम्मीद है, या जो अभी मौजूदा नेतृत्व है उसको किस तरह से आंकते हैं आप? देखिए, मौजूदा नेतृत्व जो है उसको एक पब्लिक सपोर्ट है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। हमने डेमोक्रेसी को चुना है, ये समझना चाहिए। डेमोक्रेसी में भी हमने एक मेथड ऑफ डेमोक्रेसी को चुना है, कॉन्स्टिट्यूशन में, फर्स्ट पास द पोल। जो भी राज करा है उसने 50% से कम ही वोट पे राज करा है। तो लेकिन ये एक मेथोडोलॉजी हमने अडॉप्ट करी है। तो जो भी गवर्नमेंट पावर में आएगी उसकी व्यू रहेगी कि हम लोगों का मैंडेट लेके आए हैं और हमें जो भी करना है देना चाहिए। जुडिशरी का इंट्रिंसिक काम ही चेक एंड बैलेंस का है। तो कहीं ना कहीं जो भी सरकार में रहेगा उसको ये लगेगा कि जी ये हमको फ्री हैंड नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि कई बातों में जुडिशरी का इंटरवेंशन होता है। बट वो जुडिशरी का रोल कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइडेड है, नहीं तो एब्सोल्यूट पावर हो जाएगी। तो ये चेक एंड बैलेंस जो है ये सही है, सिस्टम में सही है। हमारी जैसे सबरवाल चीफ जस्टिस होते थे, मेरे वेल विशर थे, तो वो कहते थे कि देखो अंडरलाइन टेंशन बिटवीन जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव अच्छी है, अगर सिचुएशन बहुत हंकी डोरी हो गई तो गड़बड़ है। तो वो हमारे रोल पे है, इसमें कोई एंटेगनिज्म का बात नहीं है, बट वो रोल चेक बैलेंस का होता है। इसमें हम एक कार्य करते हैं, वो अपना कार्य करते हैं जिसको मैंडेट, अपोजिशन अपना कार्य करती है। जब अपोजिशन वीक हो जाती है तो एक अलग तरह का प्रॉब्लम होता है, जैसे आजकल है। जब कोलिशन गवर्नमेंट्स थी तो बैलेंसिंग ज़्यादा होती थी, तो डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ व्यू को ज़्यादा सुना जाता था। जब एक सरकार ज़्यादा मैंडेट के संग आती है तो वो समझती है कि उसको एक पब्लिक से मैंडेट है कि जो भी वो करना चाहे करे। अपोजिशन फील करती है कि नहीं उनकी बात को भी सुनना चाहिए। ये एक थोड़ा आजकल माहौल बना हुआ है। जी जी। आपने अपने रिटायरमेंट स्पीच में भी एक बात को लेकर जोड़ दिया कि इंटॉलरेंस का माहौल है आजकल। तो ऐसा आपको क्यों फील हो रहा है? कहाँ पर इंटॉलरेंस का माहौल आपको लग रहा है और उसका क्या इम्पैक्ट है सोसाइटी पर? देखिए, इंटॉलरेंस तो इंटरनली ही इंटॉलरेंस से शुरू होता है। आप बिटवीन द फैमिली देखिए, इंटॉलरेंस नहीं है आज के दिन ज़्यादा। पहले पीपल यूज्ड टू एडजस्ट, पॉलिटिकल एक दूसरे की बात सुनने को नहीं है। मैं तो कभी लाइटर साइड पे कहता हूँ कि आज के दिन डिनर टेबल पे राजनीति की डिस्कशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई जना सपोर्टर मिलेगा किसी का, कोई जना अपोनेंट मिलेगा, वो फालतू का झाड़ा हो जाएगा। तो आपके घर में भी ऐसा सीन बनता है क्या? हाँ, कई बार हो सकता है। तो मैं कहता हूँ राजनीति का डिस्कशन नहीं होगा कोई भी, क्योंकि स्पेशली जब लार्जर लोग बैठे हैं तो डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू तो हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, बट उस पॉइंट ऑफ व्यू को एक हद तक ही जाना चाहिए, एक व्यू ऑफ एक्सप्रेशन होना चाहिए सर। जी। अच्छा, अब अगर मान लीजिए रिटायरमेंट के बाद आपको अगर गवर्नमेंट से कोई पोस्ट ऑफर होती है तो आपका उस पर स्टैंड क्या होगा? मैं कह चुका हूँ, मैं किसी में रुचि नहीं रखता पोस्ट। अच्छा, आप मना कर देंगे? मेरी रुचि है नहीं ऐसी चीज़ की जो मैं कोई पोस्ट कह सकूँ जो मुझे सामने दिखती है जिसमें मुझे रुचि हो। जी। ये काम करने के बाद मैंने आपको बताया जो मेरे इंटरेस्ट है उसमें ये रोल फिट ही नहीं करता किसी भी चीज़ में। अच्छा, तो ठीक है, आपको फिट नहीं करता, लेकिन पोस्ट रिटायरमेंट जॉब ऑफर बाय द गवर्नमेंट, इस पर आपका स्टैंड क्या है? खास करके जुडिशरी के लोगों को इस पर क्या स्टैंड रखना चाहिए? ये आपको उसको इंडिविजुअल पे छोड़ना पड़ेगा। जो आदमी 20 साल जजी करके उस पोजीशन पे पहुंचता है, उस पर ये डिस्कशन तो रखना पड़ेगा कि भाई वो लेना चाहता है कि नहीं लेना चाहता है। मैं नहीं लेना चाहता हूँ इसका ये मतलब नहीं है कोई भी नहीं लेगा, मेरे अपने रीज़न हो सकते हैं। ट्राइब्यूनल्स को मैन करने के लिए लोगों की आवश्यकता होती है, कई लोग लेते हैं, एक सर्विस करते हैं। मैं नहीं करना चाहता, मेरा पर्सनल व्यू, मुझे कोई आपत्ति नहीं कोई और ले। इसी तरह कुछ और पोस्ट होते हैं जिसमें कई लोग फील करते हैं नहीं इसमें कोई हार्म नहीं इस चीज़ को लेने के लिए, तो उनका पर्सपेक्टिव है। मैं उनके पर्सपेक्टिव में बैठ के कैसे बोलूँ कि मेरी क्या उसमें व्यू की। नहीं, जो जैसे जो पोस्ट राजनीति से जुड़ा हुआ है, सांसद का या गवर्नर का,
जो राजनीति से जुड़ा हुआ पोस्ट है उसको जुडिशरी से रिटायर होने के बाद लेना चाहिए या नहीं, और अगर लेना चाहिए तो कुछ उसमें कूलिंग ऑफ टाइम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, उस पर आपकी राय है? एक डिबेट है कि कूलिंग ऑफ पीरियड बाकी जगह है तो यहाँ पर भी होना चाहिए, एक डिबेट है certainly। आपकी राय उस पर? देखिए, मेरे बहुत सारे कुलीग्स हैं, कईयों ने लिया है। मैं इस बात पे किसी पे टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा कि वो क्यों लेते हैं या ना लेते हैं। ये उनकी सोच है कि वो लेते हैं या नहीं लेते हैं। मेरी अपनी सोच है, मेरी सोच ये है कि मैं नहीं लेना चाहता, तो मैं वैल्यू जजमेंट क्यों करूँ किसी और के ऊपर कि वो उसको लेना चाहिए था कि। जी, अच्छा। तो इस तरह के फैसले से न्यायपालिका की क्रेडिबिलिटी और इसको लेकर परसेप्शन जुड़ा हुआ है, ऐसा मानते हैं आप? कई सर्कल्स में है कि भाई ये गवर्नमेंट पेट्रोनेज देती है, बट आप इसको एक तरीके से देखिए, जब वो जजमेंट लिख रहा है या काम कार्य कर रहा है, उसको नहीं पता है कि कोई उसको पोस्ट मिल रही है, नहीं मिल रही है, क्या हो रहा है, तो उसका कार्यशैली कैसे इफेक्ट होती है? वो नहीं होती है। उसके बाद उसको उस चीज़ को एक्सेप्ट करना नहीं चाहिए, ये उसका डिसीजन। जी। आप भगवान में आस्था रखते हैं, जी हाँ। तो आपको क्या लगता है कि ये जो धर्म में आस्था है ये आपको काम करने में किस तरह से प्रभावित करती है? देखिए, मैं धर्म को समझता हूँ ऐसी चीज़ जो मेरे और मेरे भगवान के बीच की है, ये किसी और की नहीं है। तो मैं शुरू में तो टेम्पल वगैरह भी बहुत कम जाता था। मैं अपनी कुछ पूजा करता हूँ, मेरे दादा बहुत बिलीव करते थे, उन्होंने सिखाया मुझे, तो मैं अपनी 5 मिनट की हो, 10 मिनट की हो, जिस वक्त जो मौका मिल जाए अपनी पूजा अपनी तरीके से करता हूँ। बट जब मैं साउथ में गया खास तौर से, तो मुझे मौका मिला अलग अलग जगह जाने का, करने का, तो मैं शायद मोर टेम्पल गोइंग हो गया उसके बाद। मुझे कई बार तिरुपति जाने का मौका मिला है, बाकी जगह, और मैं उसको दोनों तरह से देखता हूँ। लोगों को कहता जाओ, एक आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू है जो चेन्नई में रहने को मैंने देखा। अगर आपकी किसी रिलीजन में आस्था भी नहीं है, तो उसको देखने की व्हाट देश में क्या चीज़ थी और क्या चीज़ है, उसको समझने का मौका मिलता है। और उसका रिलीजियस एस्पेक्ट है तो वो भी है। रिलीजियस जो रिलीजियस बिलीवर्स हैं, दे फील कि एक पीस ऑफ माइंड इन डिफिकल्ट टाइम्स उस चीज़ को काम देता है। तो आज जो राजनीति में जिस रिलीजन की बात होती है और जिस तरह से रिलीजन को पेश किया जाता है राजनीति में, वो धर्म का सही रूप है या देखिए, नहीं? राजनीति का और धर्म से मेरे हिसाब से कोई संबंध नहीं है। राजनीति एक अलग चीज़ है, धर्म एक अलग चीज़ है। धर्म आपके और आपके बीच में है, तो उस चीज़ को थोड़ा अलग रख के ही राजनीति होनी चाहिए। अब जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स के मसले पर लेके हम आते हैं। जो ये सरकार है अभी, इसमें क्या लगता है कि आपको जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स को लेकर कुछ ज़्यादा गतिरोध है, या ऐसा होता रहता है, सामान्य बात है, ये पहले भी होता रहा था, अभी भी हो रहा है? देखिए, पहले भी 1950 से 1990 तक भी डिफरेंस ऑफ व्यूज़ हुए हैं, सिर्फ अपॉइंटमेंट प्रोसेस फ़र्क था। जब कोलिजियम सिस्टम आया जुडिशरी, वो एक पीरियड था जब कोलिशन गवर्नमेंट्स का था, इतना प्रॉब्लम नहीं हुआ उनकी इम्प्लीमेंटेशन। बट पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन ने कहीं भी सोचा कि एक एनजेसी लाया जाए, एक कानून उन्होंने बनाया अपना। उनको लगता था कि पॉलिटिकल क्लास इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कि वो इस तरफ की राजनीति है उधर की, ज़्यादा रोल होना चाहिए, जजेस को सिर्फ नहीं एक एक्सक्लूसिव रोल होना चाहिए। वो स्ट्राइक डाउन हो गया। तो उसके बाद का जो पीरियड है उसमें कोलिजियम सिस्टम में प्रॉब्लम आई है ज़्यादा, क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार को लगता था कि एक पार्लियामेंट ने लॉ बनाया, आपने ऐसे कैसे उसको बाहर फेंक दिया। तो वो एक टसल का मामला रहा है थोड़ा, कि भाई हमारा भी रोल होना चाहिए। मैं नहीं समझता हूँ कि सरकार का रोल नहीं होगा कभी, ये तो कभी नहीं हुआ है, कहीं नहीं होता है, पर कितना होगा ये एक इशू रहता है। तो वो एक गवर्नमेंट की तरफ से ये एक्सेप्टेंस आना कि ये लॉ हम लाए और वो क्वॉश हो गया है, एक चैलेंज रहा। तो ये मतलब ईगो का प्रॉब्लम है? ईगो नहीं, एक वर्किंग प्रॉब्लम। वो फील करते हैं कि जो सरकार है उसका एक स्पेसिफिक रोल है, और आप अपॉइंटमेंट जब करते हैं उसका हमारा रोल ज़्यादा बढ़ के होना चाहिए। ये नहीं कि सरकार का रोल नहीं होता है, आज भी होता है, रहा है। तो जो प्रोसेस है उसमें ही सरकार अपनी ओपिनियन भेजती है, आईबी की रिपोर्ट आती है, स्टेट गवर्नमेंट की ओपिनियन आती है, फिर उसका एक लॉ मिनिस्ट्री उसमें जस्टिस मिनिस्ट्री बनाती है पूरा, उसमें सबकी क्या है, और फिर कोलिजियम में आता है। फिर कोलिजियम में कंसल्टिंग जज जो उस कोर्ट से उसकी ओपिनियन ली जाती है, फिर कोलिजियम डिसीजन लेता है।
आधे से ज़्यादा नाम तो वैसे ही निकल जाते हैं इस प्रोसेस में। अगर आप देखिए कितने नाम हाई कोर्ट से शुरू हुए और कितने नाम क्लियर हुए कोलिजियम से, तो 50% भी नहीं है। उसके बाद भी कई नामों पे सरकार को लगता है कि ये अपॉइंटमेंट नहीं होनी चाहिए। वो एक मतभेद की बात है। कई जगह उनको लगता है कि जो कोलिजियम रिजेक्ट कर देती है वो उनको लगता है गलत है। उस पर कोई मतभेद हुए, लेकिन इतनी एक्सट्रीम बात नहीं हुई कोई। ये जो नाम नहीं होते हैं उसमें एक प्रॉब्लम है, क्योंकि वो कोलिजियम सिस्टम एनविसाज आज के दिन वही कानून है मेरा बिलीव है। तो कानून है तो वो फॉलो होना चाहिए। कल को कोई और कानून बनेगा तो उसको देखा जाएगा। उसमें एक बार आपने नाम भेजा तो अगर सरकार को आपत्ति है तो वापस भेज सकती है, वो आपत्ति लिख के भेज सकती है, वो कंसिडर होता है, हुआ है। बट अक्सर ये हो रहा है, जो प्रॉब्लम आ जा रही है, जैसे करीब 13 नाम ऐसे हैं जो डिफरेंट पीरियड से सरकार के पास पड़े, ना वापस आए ना अपॉइंटमेंट हुई है, और बाकियों की अपॉइंटमेंट होती है तो उनकी सीनियरिटी इफेक्ट हो जाती है। वो भी एक मैटर ऑफ कंसर्न है। तो ये डिले जो है ये हेल्प नहीं करता है। ये डिले डैमेज करता है उस पार्ट सिस्टम को जहाँ हम अच्छे वकीलों को चाहते हैं जज बने। उनकी तरफ से रुझान नेगेटिव हो जाता है, क्योंकि वो कहते हैं कि हम अपना इसमें सर में उखल सर में क्यों डालें, या सर उखल में क्यों डालें, हम सॉरी, कि हम अच्छे खासे काम करते करते अब इसमें दें, फिर वो हो ना हो वो अलग बात है, कितना पीरियड लगेगा उसमें उनका काम इफेक्ट होता है। तो डिले का जो मेरा कंसर्न ये है कि एक चैलेंज हो रहा है जिसमें अच्छे वकील जो हैं उनकी रिलक्टेंस रहती है थोड़ी सी आगे। जी। और ये जो अभी व्यवस्था है कॉलेजियम की, चूँकि आप कॉलेजियम में खुद रहे हैं, तो ये व्यवस्था फूल प्रूफ है या इसमें कुछ कमी है, या एनजेएसी बेटर थी? आप क्या मानते हैं? देखिए, फूल प्रूफ कोई सिस्टम नहीं होता है, हम्म। बट इस सिस्टम के अपने चेक्स एंड बैलेंसेस हैं इसमें। मैं जब कॉलेज में आया तो मैंने इंसिस्ट करा था कि जिस जज की भी सुप्रीम कोर्ट में फॉर एग्जांपल कंसिडरेशन आती है तो उसकी जजमेंट सर्कुलेट होनी चाहिए। उसके बाद से सर्कुलेट होती हैं जजमेंट्स, हम देखते हैं उनको, तो हर जगह चेक एंड बैलेंस है। बट इस सिस्टम का एक ही प्रॉब्लम है कि सरकार को लगता है कि हमारी से काफ़ी नहीं है। वो एक टू एंड फ्रो प्रॉब्लम लीड करती है। एनजेसी और एनजेसी में मेरा ये बिलीव था कि सिस्टम में अक्रॉस द टेबल डिस्कशन होता, कोई बैकरूम की आवश्यकता नहीं। तो उस तरह से वो बेहतर था। बट उसमें जो खामी थी जो पॉइंट आउट करी गई ये थी कि एनजेएसी में एनजेसी जी कि 6 जनों की अगर कमेटी बैठती है तो उसमें अगर सरकार उसको ब्लॉक करना चाहे तो अगर 3 जने भी उसको फेवर करेंगे तो ब्लॉक हो जाएगा। तो तभी मैंने उस पर जिक्र करा कि मे बी चीफ जस्टिस को एक प्रायोरिटी दी जाती है, प्रोमिनेंस दी जाती है, उसमें कास्टिंग वोट दी जाती है, तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता था। और ज़्यादा क्रिटिसिज्म तब भी ये हुआ, उससे पहले डिबेट हुआ है वो लॉ कि भाई 5 जजेस की कमेटी होनी चाहिए ताकि जिसमें 3 जज होने चाहिए और 2 बाकी जने न्यूट्रल हो। फिर लॉ मिनिस्टर आया, किसी का लॉ मिनिस्टर नहीं होना चाहिए, पर सरकार का रोल तो रही है, डायरेक्टली है इनडायरेक्टली हमेशा रहता है। तो वो 6 मेंबर कमेटी पे एक कॉन्सेप्ट आया कि ये डेडलॉक हो जाएगा और जुडिशरी का रोल इफेक्ट हो जाएगा, इसलिए ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इट इज अगेंस्ट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ड्यूटी। तो मे बी ट्वीक करके उसको लाया जा सकता था। उसके बाद अपॉइंटमेंट नहीं रुकनी चाहिए थी। अभी क्या हो रहा है, अपॉइंटमेंट प्रोसेस जो रुक रहा है, जो टाइम कंज्यूम हो रहा है वो ज़्यादा हो रहा है। तो आपके हिसाब से ज़्यादा से कोर्ट का होना चाहिए, मतलब जुडिशरी का होना चाहिए या गवर्नमेंट का होना चाहिए? मेरी बिलीफ है कि जुडिशरी का ज़्यादा से होना चाहिए, लेकिन सरकार का भी से रहा है और रहेगा। एनजेसी शायद ट्वीक हो जाती है, उसको कुछ मौका दिया जाता, वो उसको चांस ही नहीं मिला एनजेसी, शुरू में ही क्वाश हो गया। मे बी बात का थॉट प्रोसेस है कि शायद उसको उस वक्त क्वाश करने के बजाय अगर कुछ दिन चलता हुआ देखते और मैटर पेंडिंग रहता तो उसको ट्वीक करा जा सकता था, या उस वक्त ट्वीक करा जा सकता था। ऑफकोर्स कई बार कहा जाता है हम हाइड साइड में वाइजर हैं, बट आज के दिन यही लग रहा है कि शायद उसको एडजस्ट करा जाता तो एक ईजियर प्रोसेस हो जाता। जैसे आपने कॉलेजियम में रहते और उसके पहले भी, मतलब जब सुप्रीम कोर्ट में आए तो 3 लॉ मिनिस्टर्स आपने देखे, रविशंकर प्रसाद, किरण रिजिजू और अभी अर्जुन मेघवाल। तो आपके हिसाब से कोर्ट का, मतलब कॉलेजियम का सबसे ज़्यादा अच्छा रिलेशन किस मिनिस्टर के साथ रहा? देखिए, मेरा कोई डायरेक्ट डीलिंग का ज़्यादा मौका नहीं मिलता था, बट तीनों के संग मुझे कोई आपत्ति नहीं हुई कभी भी, क्योंकि मैं बिलीव करता हूँ अगर एडमिनिस्ट्रेटिवली इस बात को साफ कहना चाहिए। जो चीज़ अगर कोई आपको आपत्ति है तो साफ बतानी चाहिए।
थोड़ा मैं ये कहूँगा कि जब तक जेटले साहब थे तो वो एक इंटरफेस थे, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के बेस में एक इंटरफेस थे। जुडिशरी को ट्रस्ट था कि उनकी बात सुनेंगे, नतीजा कुछ भी हो सकता है बट देयर इज ए लिसनिंग पॉइंट, हम लोग सब बिलीव करते थे। उसके बाद से एक प्रॉब्लम उठाए इंटरफेस फाइंड करने का सरकार को, कि जहाँ जुडिशरी को भी ट्रस्ट हो उस इंटरफेस पे और सरकार की बात भी हो सके, वो थोड़ा सा एक मुद्दा उठाए। जेटले साहब की जाने से आई थिंक नुकसान हो गया इसमें। जी जी। जो अभी के मंत्री से पहले जो थे किरण रिजिजू, उन्होंने साफ कहा कि कुछ जो फॉर्मर जज हैं वो एंटी इंडिया गैंग में काम करते हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ा आरोप है, एक मंत्री इस तरह की बात कहे तो। उनके इस बयान पर सुप्रीम कोर्ट में किस तरह की प्रतिक्रिया थी आप जजों के बीच, देखिए, निजी तौर पर? लॉ मिनिस्टर पॉलिटिशियन है, वो क्या कहते हैं उस पर कभी टिप्पणी का ज़्यादा डिस्कशन नहीं होता है। हमारे यहाँ अलग अलग जजेस रहे हैं, कई बार सरकार को लगता है ये ज़्यादा हमारे, उसको एंटी इंडिया तो नहीं कहा जा सकता है, उनकी उनकी रुझान से वो सहमत नहीं होंगे, यही हो सकता है। सम ऑफ द अच्छे जजेस हैं वो शायद इस सरकार की रुझान से नहीं सहमत हैं, कुछ लोग सहमत हैं, तो ये अलग डिबेट हो जाती है। जी, बट ये तो एक्सट्रीम टाइप ऑफ एग्रेशन हो गया ना गवर्नमेंट की ओर से। अब वो राजनीति में बहुत कुछ कह दिया जाता है। अच्छा, आपको कभी कॉलेजियम में रहते, जैसे आपका एक अप्रोच रहा है कि काम करने का, कि अगर कोई मतलब मतभेद हो तो जस्ट सिट ऑन ए कप ऑफ कॉफ़ी एंड रिजॉल्व द इशू, तो कॉलेजियम और गवर्नमेंट के बीच में जो इस तरह का मतभेद है जो आप बता रहे हैं, उसमें कभी ऐसा हुआ जो इस तरह का अप्रोच किसी की तरफ से लिया गया हो, आइदर जुडिशरी और गवर्नमेंट, बातचीत से मामला सॉल्व करने की? होते हैं, सोल्यूशन निकलते हैं बातचीत से। कभी आप सरकार को कहते हैं कि क्या रीज़न भी आप जिसको चाहते हैं अपॉइंटमेंट वो क्यों होनी चाहिए बताई जाती है, काफ़ी बार सोल्यूशन निकलता है। बट फॉर्मल फ्रेमवर्क ना होने की वजह से, ये मेरी एक जो रिजर्वेशन है कि फॉर्मल फ्रेमवर्क ना होने की वजह से कोई क्लियर मेथडोलॉजी नहीं है जिससे ये डिस्कशन हो जा सके, बहुत इंडिविजुअल बेस्ड हो जाता है। तो ये कॉलेजियम सिस्टम का एक सेटबैक मानते हैं इसको आप? क्योंकि सरकार ये मानने को तैयार नहीं है कि जो कॉलेजियम सिस्टम में सारा प्रोसेस है वो सरकार को सफिशिएंट रोल देता है, उस वजह से ये प्रॉब्लम उठती है। आफ्टर ऑल 1990 से तो ये चला है सिस्टम। कोलिजन गवर्नमेंट्स इतनी मे बी इस पोजीशन में नहीं थी कि इतनी बात को बढ़ा सकें, बट ये जो भी पावर में रहा है उसको हमेशा ये एक आप देखेंगे हिस्टोरिकली, एवरीबडी व्हेन इन कम्स इन पावर इज अ डिफरेंट अप्रोच, व्हेन यू आर इन ऑपोजिशन इज अ डिफरेंट अप्रोच। बट इस बात पे कंसेंसस है कि नहीं, द गवर्नमेंट और द पॉलिटिकल सिस्टम शुड हैव मोर रोल टू प्ले इन द अपॉइंटमेंट सिस्टम, जजेस शुड नॉट बी अपॉइंटिंग जजेस। इस पे एक पॉलिटिकल कंसेंसस है। अब वो कभी ज़्यादा हो जाता है कंसेंसस, कभी कम हो जाता है। अच्छा, अगर आप कॉलेजियम हेड करते तो आप किस तरह से सुलझाते इसको? डायलॉग इज द ओनली मेथड, और कोई तरीका नहीं। आफ्टर ऑल हाई कोर्ट में मैंने 4.5 साल चीफ जस्टिसशिप करी, वहाँ भी डिफरेंस ऑफ व्यूज आते हैं। जी। अब तो सुप्रीम कोर्ट की बात करें, कई बार स्टेट गवर्नमेंट्स को डील करना पड़ता है। स्टेट गवर्नमेंट्स कई बार तमिलनाडु में बहुत एक डिवाइडेड रोल है दो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज़ का, पर जब एक पार्टी पावर में थी तो भी मैंने दूसरी पार्टी से एफिलिएटेड लोगों का रिकमेंडेशंस करी, वो जज बने हैं। यस, किसी को एक्टिव पॉलिटिकल वाले को मैंने कभी रिकमेंड नहीं करता था, क्योंकि वो मैं बिलीव करता हूँ डिफरेंट रोल था। बट ये नहीं हो सकता है कि सपोज AIDMK इज इन पावर तो DMK का कोई भी वकील जज ना बने, ऐसा नहीं होना चाहिए। और वो थ्रू हुए हैं। मैंने तमिलनाडु में 2.5 साल में 60 नाम भेजे थे मैंने, 46 अपॉइंट हुए उस कोर्ट में। पंजाब हरियाणा में 14 महीने में 16 नाम भेजे, 14 अपॉइंट हुए थे। 60 रिकमेंडीज मेरे जज बने, बहुत बड़ा मौका मिला मुझे, स्पेशली तमिलनाडु के कोर्ट को स्ट्रक्चर करने के लिए। बिल्कुल। तो उन टाइम भी इसी सिस्टम में अपॉइंटमेंट्स हुई हैं, ये नहीं है कि अपॉइंटमेंट्स नहीं हुई। तो कॉलेजियम में रहते आपको कभी ऐसा लगा कि कोई एक ऐसा फैसला है जो गलत हो गया, जिसको कि एक बार रिकन्सिडरेशन की उसमें ज़रूरत थी? कभी कर आता है तो देख लेते हैं, मतलब कभी किसी की इन्फॉर्मेशन गलत हो गई तो ऐसा नहीं है। कई बार इन्फॉर्मेशन और इन्फॉर्मेशन भी मांगते हैं। सपोज कई बार IB रिपोर्ट आ गई एक बार, बट हमें नहीं लगता हमारी फीडबैक से कोई, तो वी विल से कि आप बताइए क्या एग्जाम्पल्स हैं, क्या फीडबैक है, क्या स्पेसिफिक रीजन है।
जनरली सेइंग, सपोज आप कह दीजिए किसी का हाई कोर्ट नाम आ गया कि इंटीग्रिटी डाउटफुल, तो किस बेसिस पे आप गपशप मार के तो इंटीग्रिटी नहीं करेंगे, क्योंकि एज जुडिशरी वी नो सबॉर्डिनेट जज का अगर एलिवेशन होना है तो बाय एंड लार्ज असेसमेंट्स होती हैं उसकी। नहीं, मेरा कहना है कि डिसीजन हो गया और उसके बाद लगा कि ये डिसीजन सही नहीं हुआ, ऐसा कोई केस आपके कॉलेजियम में रहते? कई बार पोस्ट एक्सपीरियंस होता है, मैंने भी कई जनों को हाई कोर्ट में रिकमेंड करा, बट पीपल डिड नॉट राइज टू द लेवल आई एक्सपेक्टेड। कई ऐसे थे जो मैं एक्सपेक्ट करता था उससे कहीं ज़्यादा काम कर गए, तो हम किसी के दिल में बैठ के तो डिसाइड नहीं कर सकते वो कैसे काम करेगा। प्रयत्न करते हैं कि जो बेस्ट टैलेंट है उसको लाया जाए। जैसे एक स्टेटमेंट है कि जिस तरह से इस्लाम ग्रीन टेरर है, वैसे ही क्रिश्चियनिटी जो है वो वाइट टेरर है। ये स्टेटमेंट अगर कोई देता है तो ये हेट स्पीच का केस बनता है या नहीं बनता है? देखिए, ये एक ओपिनियन और पॉइंट हो जाएगी, मैं इसमें नहीं पढ़ना चाहूँगा। मेरे हिसाब से कोई रिलीजन नहीं सिखाता, कोई रिलीजन नहीं बिलीव है कि आप दूसरे की तरफ नेगेटिवली देखिए। आपको एक अपना इंडिविजुअल रुझान होता है, एक मेथड ऑफ कीपिंग योर माइंड पीसफुल एंड सेटिस्फैक्शन होती है। हर जना जो है उसको अपने तरीके से करने देना चाहिए। मैं इसमें नहीं मानता कि किसी को हक है कि कोई एक रिलीजन की तरफ या दूसरे रिलीजन की तरफ वो कहे कि जी सेफनाइजेशन हो गया या ये ग्रीन हो गया या वाइट हो गया। मैं इसमें बिलीव नहीं करता। तो और अगर ऐसा बयान देने वाला कोई आपके सामने, उसका नाम जजशिप के लिए आए, आप कॉलेजियम में हैं, तो स्टेटमेंट चेक करना पड़ता है। कई बार आपका जिस तरफ इशारा मैं समझ सकता हूँ। जी, मैं जस्टिस गौरी की बात कर रहा हूँ। एट द रेलिवेंट टाइम तक किसी ने नहीं बताया था उस बारे में, जब वो नाम क्लियर होकर चला गया तो उस वक्त उठाया है। एक चीज़ को एक्सेप्ट करिए, कोई भी उनकी अपॉइंटमेंट के बाद कोई ऐसी बात नहीं हुई है जिसमें किसी को कोई कंप्लेंट रही हो। जी। पॉलिटिकल पीपल जजेस बने हैं पहले, तो अब नहीं बनते। बेस्ट एग्जांपल जैसे कृष्णा अय्यर का है, ही वाज अ लेफ्ट ओरिएंटेड पर्सन, वन ऑफ द फाइनेस्ट जजेस द कंट्री इज हैड। तो किसी एक लाइन को लेके अलग करना ठीक नहीं होगा, पर उसका टेम्परामेंट चेक करना पड़ेगा। अगर टेम्परामेंट डिफेक्टिव है तो नहीं, जज नहीं बनना चाहिए। तो बट ये चेक तो हुआ ही नहीं ना। नहीं, अब वो इन्फॉर्मेशन नहीं थी तब तक, जब तक आई तब तक रिकमेंडेशन हो चुकी थी। अब अगर होता भी तो क्या नतीजा होता, बहुत स्पेक्यूलेटिव हो जाएगा मुझे इस करने के लिए। अच्छा, तो ये जो इन्फॉर्मेशन नहीं आई, ये कहाँ पर ये लैक हुई? एक फाइल पे देखा गया, जो लोगों ने बाद में मुद्दा उठाया उन्होंने बाद में उठाया ना। नाम तो पता था कब से गया हुआ है, कई महीनों से गया हुआ है। किसी ने नहीं कहा कि जी इनका ये पब्लिक स्टेटमेंट आया था, ये नाम कैसे चला गया। जब सब काम पूरा हो गया उसके बाद वो कहते हैं जी इसका स्टेटमेंट ऐसा था, तो ये कहाँ तक सही है? कई बार मोटिवेशनल भी होता है कि आप नहीं किसी को चाहते हैं तो आप 4-5 महीने में नाम जाने के बाद सडनली कहते हो जब नाम क्लियर हो गया कि अरे इसने तो ये कह दिया था। तो आप ये मानते हैं कि जो इसका विरोध हुआ और इस मुद्दे को उठाया गया वो मोटिवेशनल था? मतलब मैं ये नहीं कह रहा मोटिवेशनल था या नहीं, बट सही टाइम पे कोई ऐसी चीज़ नहीं आई जिससे उनका नाम रोका जा सके। अच्छा, तो बाद में कॉलेजियम में इस पर विवाद हुई कि ये बात आनी चाहिए और ये कहाँ चूक हुई, इसका कोई चेक किया जाए? प्रयत्न करा गया उसको करने के लिए, बट मीन टाइम अपॉइंटमेंट प्रोसेस कंप्लीट हो चुका था। जी जी। ये नहीं उसका प्रोसेस चेक करने नहीं, का प्रयत्न फर्क वेरिफिकेशन के लिए भेजा गया था कि उसको ऐसा स्टेटमेंट आया नहीं आया, वो बात भेजी गई थी चीफ जस्टिस से चेक करने के लिए, बट जब तक वो प्रोसेस वॉज कम्प्लीटेड। नहीं, फर्दर उसको फर्दर ऐसी बात नहीं हो, इसके लिए कुछ सिस्टम में सुधार करने के लिए कुछ कॉलेजियम में लिया गया था स्टेप, करेक्टिव मेजर्स? करेक्टिव मेजर देखिए डिपेंडेंट है, कोई अपना कॉलेजियम के पास अपनी इन्फॉर्मेशन तो नहीं होती, या तो जब रिकमेंड करता है जज वो आता है, या जो सरकार करती है। अब आईबी इतनी बड़ी आईबी है तो वो जब इन्फॉर्मेशन देगी तो उसके बेसिस पे होता है, या किसी की कोई स्पेसिफिक कंप्लेंट्स आई हो तो भी लुक इनटू होती है। इनफैक्ट जो चार्ट बनता है उसमें ये भी लिखा जाता है कि भाई किसकी कंप्लेंट आई है, क्या कंप्लेंट है, नेचर ऑफ कंप्लेंट। कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस है, ऐसा नहीं है। लेकिन इसमें दो चीज़ है ना, एक तो जैसे एक कहीं पर चूक हुई, मतलब आईबी से चूक हुई, आपके हिसाब से आईबी को ये इन्फॉर्मेशन देना चाहिए था? नहीं, आईबी को देना चाहिए था, या जो नाम पब्लिक डोमेन में कुछ जी। हुआ नाम तो नहीं है ना। जी जी। तो जिन लोगों को, जो लोग कहते हैं कि भी कुछ वो कह गए ऐसा गलत कह दिया हो, उन लोगों को नहीं पता था कि ये क्या कहा था, या वो 5 महीने बाद क्यों ध्यान आया कि वो कहा था। ये तो नहीं था कि इमीडिएटली कहा था। जो भी कहा गया था, जो उनको एट्रीब्यूट हुआ था, वो तो कई महीने के पहले की बात थी। जी, किसी तरह से कॉलेजियम के सामने ये बात नहीं आई, लेकिन किसी ने प्रयत्न भी नहीं करा, कॉलेजियम तो छोड़ी, किसी ने प्रयत्न भी नहीं करा, कोई आपत्ति भी नहीं उठाई इस बात। लेकिन अगर इस तरह की बात होती है और जब सामने आती है बात, तो क्या इससे लगता है कि जुडिशरी के क्रेडिबिलिटी पर कुछ असर पड़ता है इसका? देखिए, कोई परफेक्ट सिस्टम नहीं है, इसमें कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन बेस्ड सिस्टम है,
वो इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं आई या किसी ने क्यों नहीं उठाई, बड़ा मुश्किल है कहना इस चीज़ में। और मैं ये समझता हूँ कि जो लोग एट वन स्टेज बहुत एजिटेटेड हो रहे थे इस बात पे, उनको राइट टाइम पे कहनी चाहिए थी बात। 5 महीने में पब्लिक डोमेन में था, 5-6 महीने मेरे ख्याल से एटलीस्ट सभी नाम रह रहे हैं 5-6 महीने पब्लिक। जी जी। कितनी बड़ी ऑब्वियस बात थी, तो किसी को कहना चाहिए था कि भाई ये स्टेटमेंट है या हमने देखा ये स्टेटमेंट है, तो कोई बात तो आई नहीं ऐसी। कई बार कॉलेजियम में इंटरनल ट्रांसपेरेंसी का भी मुद्दा उठता रहा है, जैसे अभी हाल में एक दो जजों ने कहा कि हमारा ट्रांसफ़र कैसे हो गया ये हमें पता ही नहीं चला। अब देखिए ये ट्रांसफ़र क्यों हुआ, ट्रांसफ़र का एक प्रोसेस होता है, कंसल्टी जिससे बात होती है और कंसेंसस होता है। अगर हम कहें क्यों ट्रांसफ़र हुआ है तो कहा जाएगा कि भाई आप एट्रीब्यूट कर रहे हैं मोटिव्स किसी के, और ट्रांसफ़र की वजह एक से ज़्यादा हो सकती है, एक ही नहीं होती, कई रीज़न होते हैं। हाँ, एक कॉन्शियस डिसीजन लिया गया था कॉलेजियम में कि सम चर्निंग इज़ नेसेसरी, वो चर्निंग करी गई थी। दैट वो चर्निंग इनकम्प्लीट रह गई अभी तक, भी एक बात है कि 6 ट्रांसफर्स अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुए। नहीं, जैसे आपने एक इंटरव्यू में कहा था कि समटाइम्स डाउट्स आर कास्ट अबाउट ए जज एंड सिंस इम्पीचमेंट इज़ द ओनली ऑप्शन ट्रांसफर्स आर प्रेफर्ड। यस, बट इसमें ये एक चीज़ है ना कि जो इस बात इसका मतलब मतलब ये जा रहा है कि किसी न किसी तरह का उनके खिलाफ कोई नेगेटिव, हो सकता है। बट इससे ट्रांसपेरेंसी इम्पैक्ट होती है, ये आप मानते हैं या नहीं? नहीं, अगर किसी के बारे में ये कभी टेम्परामेंट का इशू हो सकता है, कभी इंटेग्रिटी का भी इशू आता है, कभी आता है कि भाई ये जज वहाँ माहौल में काम नहीं कर पा रहा है ABC रीज़न से, तो शिफ्ट करने से शायद उसमें बेहतरी हो जाएगी। अब परमानेंट जज है, उसको आप वर्स्ट सिनारियो में भी, हमारे यहाँ इट हैज़ प्रूव टू बी फ्यूटाइल दैट प्रोसेस। जो इम्पीचमेंट का प्रोसेस तो फ्यूटाइल रहे, हमेशा फेल हुआ है। तो नेक्स्ट बेस्ट मेथड है कि ट्राई टू सी कि कहाँ उससे बेहतर काम लिया जा सकता है। उसमें सब्जेक्टिविटी तो आएगी थोड़ी बहुत, किसी भी प्रोसेस में सब्जेक्टिविटी आएगी। जब आप एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रांसफर भी किसी का करते हैं तो सब्जेक्टिविटी तो आती है ना। आप कहते हैं ब्यूरोक्रेट बड़ा अच्छा ही यहाँ पर काम कर सकता है, दूसरा क्या मैं क्यों नहीं कर सकता वहाँ पर, या यहाँ से उसको वहाँ भेजा। नॉर्मल जुडिशरी में ट्रांसफर इसलिए नहीं होती, कई बार ऑफकोर्स प्रेफरेबल ट्रांसफर होती है जहाँ ये समझा जाता है कि ये इट विल हेल्प द सिस्टम टू इम्प्रूव एंड द जज टू बी बेटर। वॉलंटरी ट्रांसफर्स भी होती है, इनवॉलंटरी ट्रांसफर्स भी होती है, बिहेवियरल इश्यूज भी आते हैं कभी, जिसको मैं लूजली कहूँगा जजशिप नॉट रेस्टिंग इजी ऑन द शोल्डर। एक जने को ज़्यादा सेल्फ इम्पोर्टेंस आ जाती है, तो कभी उस अपने फेमिलियर माहौल से अगर हिलता है वो, तो शायद इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। कुछ जुडिशरीज के ऐसे फैसले हम लोग देखते रहते हैं समय समय पर, जिससे कि एक परसेप्शन और क्रेडिबिलिटी का फिर से सवाल बनता है, और जुडिशरी को लेके बहुत सारी चीज़ें जो है आम जनता के सामने नहीं आती है, तो परसेप्शन से ही चीज़ें चलती हैं। जैसे अभी कुछ हालिया अगर हम बात करें, राहुल गांधी के कन्विक्शन का मामला है, और बहुत तेज़ी से उस मामले में फैसला हुआ, और उसी तुलना में हम देखें अगर आपके नेताओं का केस है, वो महीनों से जेल में है, बेल नहीं हो रहा है। कर्नाटका में हमने देखा भाजपा का नेता का भी एक केस आया, जिनके पास से कि कैश बरामद हुआ उनके बेटे के पास से, और उनको जो है विद इन डेज़ जमानत मिल गई। तो इस तरह के जो डिसीजन आते हैं उसके पीछे क्या सॉलिड बैकग्राउंड है ये पब्लिक नहीं जानती है, बट पब्लिक को ये लगता है कि एक अगर दूसरी पार्टी का, रूलिंग पार्टी का नहीं है विक्टिम, आरोपी, तो उसको जो है ज़्यादा झेलना पड़ता है जुडिशरी से। तो आपको लगता है कि ये एक समस्या है जुडिशरी में? देखिए डिफरेंट लेवल्स ऑफ स्क्रूटनी होती है, आप जिन केसेस को देखेंगे ऊपर तक स्क्रूटनी आई है, केसेस में हो सकता है हुआ हो। देखिए हम जज जो है वो कोई भगवान ने ऊपर से नहीं टपकाया, हमारे सोसाइटी का पार्ट है। जो इंटेग्रिटी लेवल एवरेज सोसाइटी की होंगी उससे ज़्यादा जज में एक्सपेक्ट करेंगे, बट ऐसा कभी नहीं हो सकता कि हर जना एक परफेक्ट जज बना हुआ है, ये तो किसी भी सोसाइटी में पॉसिबल नहीं। नहीं, मेरा पूछने का मतलब सिर्फ ये था कि क्या जुडिशरी में ये लगता है कि ये एक प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम को लेकर कुछ सोचा जा रहा है, ये हम जानना चाह रहे थे। डायरेक्टली मैं नहीं समझता हूँ कोई ऐसी सोच आई है, लेकिन ऑन बेल इशू पे सोच थोड़ी रिस्ट्रिक्टिव क्यों है, ये तो जुडिशली हमने कमेंट करा है इस बात पे, कई बार हुआ है कि भाई पहले जो रूल था कि बेल शुड बी द रूल, जेल द एक्सेप्शन, उसका कहीं टर्नओवर हो गया है, और ये परसेप्शन आती है कि
जितना कस्टडी में रख लो वही काफ़ी है, पता नहीं कन्विक्शन हो ना हो, वो एक गलत परसेप्शन है। इकोनॉमिक ऑफेंसेस एक अलग कैटेगरी में रहते हैं अनडाउटेडली, क्योंकि उसमें देश का और लोगों का एक एक ज़्यादा नुकसान होता है, पर उसमें भी एक लिमिटेशन है मेरे हिसाब से। लिमिटेशन ये है कि कस्टडी पेंडिंग ट्रायल इज़ नो सब्स्टिट्यूशन फॉर कन्विक्शन। तो आप किसी को इंडेफिनेटली नहीं पकड़ के रख सकते, तो या तो आप प्रोसिक्यूशन इम्प्रूव करिए या उसका केस इम्प्रूव करिए। एक और जो आरोप लगता है जुडिशरी पे, वो ये लगता है कि सेलेक्टिव चुनते हैं केसेस को और फैसला देने में देरी करते हैं, खास करके वैसे मामलों को जिससे कि लगता है जिसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा हो। एक उदाहरण के लिए सिर्फ हम एक नाम ले रहे हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला है। अभी 370 का 2019 में 370 हटाया गया और 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने उस पर फैसला क्लियर कर दिया, केस क्लोज। और 2017 में इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला गया है और 2023 ख़त्म होने को है, बट अभी तक कुछ नहीं हो पा रहा है। नहीं, बॉन्ड का मामला तो सुनवाई हो गई है, जिसकी किस इलेक्टोरल बॉन्ड से डिसीजन नहीं आया। डिसीजन तो इन चीज़ों में थोड़ा समय लगेगा। देखिए ऐसा है, एक तो 3 साल का जो कोविड टाइम था, कॉन्स्टिट्यूशन बेंचेस का बैठना बहुत मुश्किल था, इट इज़ नॉट पॉसिबल इन दोस टाइम्स। बट उसके बाद भी कुछ पीरियड तक नहीं टेकअप हुए, कॉन्स्टिट्यूशन बेंचेस एक्यूमुलेट हो गए थे। जैसे ललित का एक शॉर्ट टेन्योर था, उसमें उन्होंने प्रयत्न करा, 25 कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स उन्होंने 5 बेंचेस के आगे लगाए और वो टेकअप हुए हैं। अब उसका एक आई थिंक एक सैनिटरी इम्पैक्ट हुआ। उसके बाद करंट चीफ जस्टिस ने भी कॉन्स्टिट्यूशन बेंचेस बिठाए हैं। तो ये कॉन्शियसनेस थी कि बहुत सारे इंपॉर्टेंट केसेस पेंडिंग रह गए हैं, उनको टेकअप करा जाना चाहिए। उसमें एफर्ट हुआ है टेकअप करने के लिए। आई बिलीव चीफ जस्टिस से जब भी मेरी बात हुई इस बारे में, ही इज़ टेकिंग इट अप एंड ही सेड कि बहुत ज़्यादा केसेस को ऐसे बचे नहीं अब जो पेंडिंग रह गए उस मामले में, और शायद कुछ महीनों में जो भी है उनका कोई नतीजा आ जाएगा। जी, अगेन यहाँ पर भी एक उदाहरण सिर्फ हमने समझाने के लिए दिया, समस्या वही थी और पूछने का मकसद यही था कि इन बातों से जो परसेप्शन बनता है उसको कोर्ट ने कॉग्निजेंस में लिया है या नहीं, और लिया है तो उसको लेके कुछ इस बात को सोचना। कॉन्ग्रेस में लिया है कि कॉन्स्टिट्यूशन बेंचेस को टेकअप करना चाहिए, और जहाँ पर हाई कोर्ट्स में पेंडेंसी है इंपॉर्टेंट इश्यूज पे, उस पर उससे मटेरियल बुलाना चाहिए, ताकि वो केसेस डिसाइड हों जहाँ सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को अवेट कर रहे हैं और उससे हाई कोर्ट की पेंडेंसी बढ़ रही है। तो ये तो चीफ साहब से मेरी डिस्कशन हुई है एंड ही सेज ही इज अटेंडिंग टू इट। जी, एक और सवाल जो है पेंडेंसी की आपने बात की, बहुत सारे मामले जो है लंबित हैं, उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। तो क्या उसके बहुत सारे कारण भी हैं, क्या आपको लगता है कि एक कारण ये भी है कि जो निचली अदालतें हैं या हाई कोर्ट या और उसके नीचे की कोर्ट, वहाँ पर जो फैसले होते हैं वहाँ पर उस तरह से कानून की स्क्रूटिनी नहीं की जाती है? जैसे अगेन फिर राहुल गांधी वाला ही मामला अगर हम उदाहरण के लिए बताएं आपको, तो सुप्रीम कोर्ट ने जब उसको देखा तो उसमें ये एक पॉइंट उठाया गया कि आपने मैक्सिमम सेंटेंस दे दिया, बट उसमें ये लिखा ही नहीं कि मैक्सिमम सेंटेंस किस ग्राउंड पे दिया गया। तो इस तरह की जो बेसिक कमजोरी है, अगर इसको सिस्टम में दुरुस्त किया जाए तो पेंडेंसी कम हो सकती है। क्या लगता है आपको ऐसा? देखिए, पेंडेंसी की बहुत सारी वजहें हैं। जज लिटिगेशन रेशियो, कितनी स्क्रूटनीज होती हैं, एक के 5-5, 3-3 स्क्रूटनी नहीं होनी चाहिए। वॉल्यूम ऑफ केसेस जो एक जज के पास लगता है, उसमें उसकी एफिशिएंसी लेवल इफेक्ट होती है। कभी कभी इंडिविजुअल जजेस हो सकते हैं जो शायद बारीकियों को नहीं देख पाए, इसलिए जुडिशियल अकेडमीज बनी है ताकि जुडिशियल एक अपग्रेडेशन ऑफ स्किल होता रहे उसमें। तो ये तो एक करेक्टिव मेजर है। अगर किसी से गलती हुई तो ऊपर के कोर्ट ने इंटरम स्टेज करेक्ट करा उसको। पेंडेंसी का ये एक सिंपलिस्टिक सोल्यूशन नहीं हो सकता है। पेंडेंसी का सोल्यूशन कहीं ना कहीं सरकार की जितनी लिटिगेशन उसमें कैसे कमी ला सके। मामला मीडिएशन का एक्ट आया है आज के दिन, मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जिन देशों में कम हुआ है लिटिगेशन, वहाँ पर मीडिएशन को एक महत्व दिया गया है और वो बेटर रिजल्ट्स प्रोड्यूस करता है, स्पेशली प्राइवेट लिटिगेशंस में, क्योंकि आप एक म्यूचुअली एक्सेप्टेबल सोल्यूशन निकालते हैं। आपके ऊपर कोई सोल्यूशन थोपा नहीं गया है, तो कई चीज़ें मच टेक अप। हाँ, ये सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म जुडिशरी का मैं मानता हूँ यही है कि जो हमारे यहाँ समय लगता है बहुत ज़्यादा। जी, तो जो सिस्टम अभी है, जो कमी है जजों की, उस सबको छोड़ दे, जो सिस्टम काम कर रहा है हमारा, उस सिस्टम में क्या ऐसे लूप होल हैं जिनको ठीक किया जा सकता है और उसमें एक कुछ हद तक पेंडेंसी कम की जा सकती है? हाँ, थोड़ा सा एक तो ये है कि कोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम बेटर होने चाहिए। जज शुड बी एबल टू मैनेज द कोर्ट और इंस्टीट्यूशन अपने मैनेजमेंट करे।
ताकि केसेस इस हिसाब से लगें कि वो टेकअप हो सके। बहुत सारे पुराने केसेस ऐसे हैं जो शायद छूने लायक ही हैं, उनको छुआ जाएगा तो ख़त्म हो जाएगा। वो बड़ा एक मंडेन जॉब मैं कहूँगा है, लेकिन वो करना पड़ेगा, हाथ तो लगाना पड़ेगा उन केसेस को जिसमें छोटी मोटी बात पे ख़त्म हो जाता है, ताकि वो छोटे केस भी ख़त्म हो। तो हम एक रियलिस्टिक एरियाज़ पे आए, हम अभी अनरियलिस्टिक एरियाज़ पे मेरे हिसाब से। अनरियलिस्टिक एरियाज़ इसलिए कि बहुत सारे केसेस डेड होंगे और सेमी डेड होंगे, उनको निकालना पड़ेगा सिस्टम से कभी एसेस कर। तो इसमें कहीं जैसे रोस्टर का भी रोल आता है, जो रोस्टर सिस्टम, इसको लेके भी सुप्रीम कोर्ट में कई बार सुनने में आता है, खींचतान होती है। 2018 में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी इसी मसले पर हुई थी मुख्य रूप चीफ से। जस्टिस का प्रेरोगेटिव है, लॉ सेटल है। अब वो सुप्रीम कोर्ट में ज़्यादा ही बात उठती है क्योंकि फाइनल कोर्ट है। हाई कोर्ट में भी रोस्टर चीफ जस्टिस ही सेट करता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट फाइनल कोर्ट होता है, प्रेशर्स ज़्यादा होते हैं। लॉयर समझता है कि जजेस अलग अलग व्यू के होते हैं, तो एक कोर्ट तो है नहीं हमारा कि 9 जज साथ सुप्रीम कोर्ट में बैठे हैं जैसे अमेरिका में बैठते हैं, तो थोड़ा बहुत पर्सपेक्टिव डिफरेंस होगा। ही विल प्रेफर, ये बाई दैट टाइम नोन होता है कि एक जज का रुझान किस तरफ है सर्टन इशूज़ पे, तो लॉयर्स भी प्रेफर करेंगे कि जो सूटेबल रुझान वाला जज हो उसके सामने आए। ये एक प्रेरोगेटिव चीफ जस्टिस पे है और हमें चीफ जस्टिस को ट्रस्ट करना पड़ेगा इसमें। मैं नहीं कहता ये फुल प्रूफ सिस्टम है जी लेकिन मैं नहीं सोच सकता कोई और सिस्टम इससे बेटर होगा और क्या होगा इसमें। जी जी। जो इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, तो उसमें तब आपसे भी बात की गई थी, आप तब सुप्रीम कोर्ट में थे? मैं सुप्रीम कोर्ट में था, मेरे से पहले कोई बात नहीं हुई। मेरी बिलीफ ये कि कुछ सब नहीं करा उस चीज़ ने, और अंदर का मामला अंदर बैठ के निपटाना चाहिए। जी। एक चीज़ जो जुडिशरी है आज के देश में, वो क्या आपको लगता है कि प्रेशर उस पर है किसी तरह का, और है तो किस तरह का है? सबसे बड़ा प्रेशर जुडिशरी पे तो ये है कि रोज़ T20 खेलते ही हो। केसेस इतने ज़्यादा हैं कि सोच के समझ के डिसीजन दिखाने में एक चैलेंज है आज के दिन। एक एक नज़र आपकी घड़ी पे होती है, एक केसेस जो लगे होते हैं, और नीचे लेवल पे और भी ज़्यादा ये प्रेशर है। सबसे बड़ा प्रेशर तो यही है मेरे हिसाब से कि कैसे काम निपटाए दिन का है। और बाकी इंडिविजुअल जज पे है, आप किसी में प्रेशर में आना चाहते हैं कि नहीं आना चाहते हैं। कहीं भी जो अथॉरिटी होगी या प्राइवेट पार्टीज भी प्रेशर करने की कोशिश करती हैं, ये तो आपके ऊपर है ना, आप कैसे उसको देखते हैं। जी, तो आप जैसे कई बार हमने देखा कि मेंटल हेल्थ के बारे में भी बहुत बात करते हैं, तो क्या उसकी एक वजह ये भी है जो आपने अभी बताया कि प्रेशर है एक काम का? देखिए, मेंटल हेल्थ के इशू पे मैंने एक आध बार लिखा भी है, बोला है, जी इट्स नॉट जुडिशरी अलोन, इट इज़ नॉट लीगल फ्रेटर्निटी अलोन। ये तो हमारी सोसाइटी का एक पार्ट हुआ है आज के दिन फर्म्स में, और कई बार लॉयर फर्म्स वगैरह में इस पर तवज्जो नहीं दिया जाता है क्योंकि वो समझेंगे कि ये चीज़ को पर्सनली इफेक्ट करती है, वकील क्या सोचेगा। जी बट दिस एग्जिस्ट, फाइनली ये तो मानते हैं कि एग्जिस्टेंस है आज के दिन, और उसको एग्जिस्टेंस क्वाइटली हो चाहे कुछ हो, उसको रिड्रेसल की ज़रूरत है। आज के दिन तो सब बात कर रहे हैं मेंटल इश्यूज़ का, तो सोसाइटी में बहुत बड़ा प्रॉब्लम। आप भी इस तरह से जूझते होंगे। आप कैसे मेंटल रिलैक्स रहने के लिए, जब जज आप थे तो आप पर भी काम का काफ़ी बोझ था? काम का बोझ था, मैंने अपना काम एंजॉय करा है बस से, मुझे कभी उसको बोझ नहीं लगा। अगर मैं बोझ लगता तो काम नहीं कर पाता। दूसरा ये है कि सबकी अपनी टेम्परमेंट होती है। मैं सोचता हूँ मैं आसानी से रिएक्ट नहीं करता हूँ, और मैं सोचता हूँ कि जो कार्य है उसको करा जाए, जो मेरे से बेस्ट हो सकेगा मैं कर रहा हूँ। अब उसमें ये तो गारंटी नहीं है कि मैं सही हूँ, मेरी ओपिनियन है, जज की एक ओपिनियन होती है, कल को ओपिनियन रहे कोई और, उससे डिफरेंस ऑफ व्यू रहे, इसमें कोई ओवर सेंसिटिविटी की आवश्यकता नहीं मेरे हिसाब से। हम अपना कार्य करते हैं, वो कार्य अपने सोच के, अगर मुझे ठीक लग रहा है तो मैं उसको करूँगा, अगर मुझे नहीं ठीक लग रहा है तो मैं नहीं कहूँगा। मुझे नहीं पता जनता के बारे में या बाकी परसेप्शन क्या हो। मैंने ऐसे फैसले लिए हैं जो सर्टन सेक्शन ऑफ सोसाइटी को शायद पसंद नहीं आए, ऐसे लिए जो उस सेक्शन को जिसको पसंद नहीं आए दूसरा फैसला पसंद आया हो। कई बार मुझसे पूछते थे ये करके आपने ये कैसे कर दिया, तो भाई जो मुझे ठीक लगा वो मैंने कर दिया, और जिस मुद्दे पे मैंने लिखा है उसमें मेरी एक कंसिस्टेंट व्यू होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि आज शक्ल देख के मेरी व्यू बदल रही है। अभी कुछ नया कानून बदला गया जैसे, तो उसमें कई सारे प्रावधान किए गए, तो आपको क्या लगता है कि ये प्रावधान जो है जनता को मदद पहुंचाएंगे, उनके लिए राहत लेके आएंगे, या? इस मामले को मैंने स्टडी नहीं करा है क्योंकि मैं बेंच पे था। जी ये सोचे पार्लियामेंट ने पास करा है। कई पुराने प्रोविजन बड़े अच्छे बने हुए एक्ट्स, तो मैं यही होप करता हूँ कि
लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग की तवज्जो दी गई हो ताकि उसके और कॉम्प्लिकेशन ना हो। बट कुछ मुद्दे तो उठेंगे, नया कानून जब आएगा तो उसके मुद्दे तो उठेंगे। जैसे एक दो प्रावधान स्पेसिफिक हम बात करके अगर पूछें उसका, जैसे एक प्रावधान है कि अभी आपको 15 दिन की पुलिस कस्टडी मिलती है, बट अब ये है कि ये 15 दिन जो है आप उसको 90 अप टू 90 डेज़ तक उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, कि अभी 3 दिन ले लिया, फिर 1 महीने बाद 3 दिन, इस तरह से। तो एक ये चेंज नया हुआ है, तो इससे क्या लगता है आपको, लिटिगेंट्स को फ़ायदा होगा या और उसको नुकसान होगा क्या? मैं डायरेक्टली इस मुद्दे पे नहीं कहना चाहूँगा, बट मेरी बिलीफ ये है कि जो मैं कई बार कह चुका हूँ कि पीरियड ऑफ कस्टडी का एक पर्पस होता है और इंडेफिनेटली या लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम पीरियड ऑफ कस्टडी नहीं रहनी चाहिए। आप इम्प्रूवमेंट शुड अकर इस चीज़ में कि इन्वेस्टिगेशन कैसी करी जाती है, ना कि आप उसको जेल में बंद रख के सिर्फ इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। ये आज के दिन बहुत सारे साइंटिफिक मेथड्स हैं, बाकी मेथड्स हैं, ये डंडे के जोर से तो इन्वेस्टिगेशन नहीं होती है सर। जी, कौल साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। थैंक यू। ओपनिंग पार्ट एक बार हम फिर से रिकॉर्ड कर लेते हैं, वो थोड़ा ख़राब हो गया था, इंट्रो जो हमको बोलना है। अच्छा, क्या तो बस तो आप बैठे रहें, हम और कुछ करें अंकुर? करें? अच्छा अच्छा।